राम राम लगदर के कव था डी ग्रुप में लागूआ डट जिया पेपर तो देख ले पाचली सा लगा पाठ किया जाएगा हमार सुस्ती सी छा जाएगा आत्मा जिदी से बांगे बोले पेपर देखा ना प्रश्न देखेगा स्टेटमेंट वाले प्रश्न दे रखे हैं और जैन की तैयारी बिठा दी तो भाई आई ऐसे लग जाए सीधा डी डा ग्रुप मतलब कोई नहीं पूछा क्योंकि डी ग्रुप की कट ऑफ खुदे 80+ जाओगी भाई। राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बता सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई तड़का मॉर्निंग की गोल्डन एज के अंदर आप सभी का फिर से स्वागत करूं। तो भाई आज से भाई लगातार 5 दिन तक है हरियाणा सीईटी ग्रुप डी का जो आपका 2023 के अंदर पेपर होया था, ठीक है 21, 22 और 23 अक्टूबर को 3 दिन आपकी परीक्षाएं चली थी, ठीक है। तो उन परीक्षाओं के अंदर जो भी आपके इंडिया जीके और हरियाणा जीके के प्रश्न आए थे आप शिफ्ट वाइज निपटाने का काम करेंगे, उससे रिलेटेड आप एक्सप्लेनेशन भी पढ़ने का काम करेंगे ताकि बहुत सारे बच्चों को जो ये भड़क है जी पेपर का लेवल किस ढलगाने लगे रहा, स्टेटमेंट वाले प्रश्न आओगे कोने आओगे के कुछ सिस्टम रहेगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फैक्ट जो कि आपके आगे जो भी एग्जाम होगा उसके अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, सारे के सारे आपको इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक करवाए जाएंगे, ठीक है। तो 5 दिन 5 सेट के लिए तैयार रहे, डेली सुबह आपको इसी टाइम पर ये सेट मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। इन प्रश्नों की पीडीएफ है, आपको अपना जो ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से मिल जाए प्ले स्टोर पर, उधर आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। देखो पहला प्रश्न क्या है हमारा, जब प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के माध्यम से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है तो इसे किस रूप के अंदर जाना जाता है। बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है। इसके अंदर क्या पूछा, कोई नेचुरल चीज है, नेचुरल चीज का मतलब जैसे मान लिया खेत का में गेहूं खड़ा है, गेहूं प्राकृतिक है तो है, आदमी ना उगाया है तो, लेकिन प्राकृतिक नु तो कोई फैक्ट्री का में बनाया, गेहूं प्राकृतिक है। अब आप इस प्राकृतिक उत्पाद से है इसको परिवर्तित करके आप कुछ और बना दो, मान लिया अपना रोटी बना दी, ठीक है। तो रोटी आपने एक इससे अलग करके बनाई, आपने आटा बना दिया, चून बना दिया था हमारा चून, ठीक है। तो चून भी आपने क्या है इससे उत्पादित करके एक अलग उत्पाद बनाया, एक अलग प्रोडक्ट बनाया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए, चारों के अंदर से है, चारों का मतलब सेक्टर 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 दिखेगा। एक आधा बाल तो सेक्टर देख दिए बिछड़ जाएगा, तो बोला जी हमने सेक्टर 16, 17 सुना था, सेक्टर 14 सुना था और भी घने सेक्टर सुने थे, लेकिन ये सेक्टर तो कदे नहीं सुने, अब सुनाऊंगा धरती सेक्टर कौन से हो आओ। तो सेक्टर का मतलब होता है क्षेत्र। हमारा जो भारत के अंदर सिस्टम है, इंडिया जी के हरियाणा जी के भी कदे सोचो हरियाणा जी के को नहीं, सारे हरियाणा जी के भी पर्सन है, ठीक है। अपना जो क्षेत्र है ना, जो अपना सारा का सारा निर्माण वाला क्षेत्र, ये हमारा 3 हिस्सों के अंदर बटा हुआ है। एक का नाम है जी प्राथमिक, ओके जी, एक का नाम है जी द्वितीयक, ओके जी, और एक का नाम है जी हमारे पास तृतीयक, ठीक है जी। तीनों के तीनों हमारे समझ में आ गए। अब ये क्षेत्र अलग अलग हिस्से। प्राथमिक का मतलब है जो सबसे पहला जन्मेगा, यानी जो उसका मेन जन्मदाता है उसकी आप प्राथमिक बोलेंगे। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कौन शुमार होगा, यानी जिस भी चीज का हम लोग उत्पादन कर देते तो वो किसके अंदर आता है, वो हमारा प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है। कैसे जी, उदाहरण के साथ हमको बताओ। जैसे गेहूं है, ठीक है, गेहूं का उत्पादन हम लोग करते हैं, जो हमारा खेती बाड़ी कृषि से रिलेटेड जो भी सारी चीज होंगी वो सारी किसके अंदर आएंगी, प्राथमिक के अंदर आएंगी जी। मछली पालन हो गया आप लोगों का, ठीक है, मछली पालन भी किसके अंदर आता है, प्राथमिक के अंदर आता है, ओके जी, चीज हमारे समझ में आ गई, ठीक है। गंडा तांबोया अगर खेत का में, ठीक है, गंडा हुआ यो भी किसका में, प्राथमिक का में हुआ है। अब द्वितीय क्या होगा, जो तुम इस प्राथमिक से जो भी तुम चीजों को फैक्ट्रियां का में एंड बैंड सेंड करके है कोई नया प्रोडक्ट बनाने लगे रहे हो, कोई नया उत्पाद बनाने लगे रहे हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, द्वितीयक बोलते हैं। लाइक गेहूं से तुमने क्या बना दिया जी, आटा बना दिया, ठीक है जी। जो हमारा गन्ना, गन्ने से तुमने क्या बना दिया, गन्ने से तुमने चीनी बना दी जी, ओके जी, ठीक है। तो यानी इस तरीके के प्रोडक्ट जो कि क्या तुम प्राथमिक क्षेत्र की चीजों का उपयोग करके जो तुम प्रोडक्ट बनाने लग रहे हो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग द्वितीय क्षेत्र के अंदर शुमार करते हैं जी, ओके जी, चीज हमारे समझ में आ गई। लाइक हमारा कपड़ा उत्पादन भी इसी के अंदर आता है, ऑटोमोबाइल हो गया, ठीक है, तेल रिफाइनरी होगी, ये सारी इसी के अंदर आती है। कपड़े का उत्पादन, ठीक है, रेशे तो हमारे खेतों के अंदर उगते हैं, वहां से हम लोग कपड़ा उत्पादन करते हैं, कपड़ा उत्पादन हो गया हमारा, ठीक है। रिफाइनरी होगी जहां से हम लोग तेल शुद्ध करते हैं, अब तेल तो प्राथमिक हो गया, धरती का मैं लिकड़ा है, ठीक है, फैक्ट्री का शुद्ध हुआ है तो क्या हो गया हमारा, रिफाइनरी क्या हो जाएंगे हमारी सेकेंडरी के अंदर आ जाएंगे, यानी द्वितीयक के अंदर आ जाएंगे, ओके जी, फैक्ट भी हमारे समझ में आ गया। फिर आता तृतीयक, तृतीयक को बोलते हैं सेवा क्षेत्र, ठीक है। जो तीसरा हो ना, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तीसरा जो तीसरा लेवल का बंदा हो है वो सिर्फ सेवा देने खातिर हो भाई, और उसका कोई काम नहीं होता धरती में, ठीक है, वो सेवा पानी खातिर हो, सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। इसके अंदर क्या होता है, जैसे आप बैंकिंग के अंदर जॉब करने लग रहे हो तो इसके अंदर आप देश की सेवा करने लग रहे हो, आप कोई बिजनेस करने लग रहे हो, कोई व्यवसाय करने लग रहे हो, ठीक है, इसके अंदर भी आप लोग क्या एक सेवा करने लग रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं सेवा। आप सरकारी नौकरी करोगे, ये भी क्या हो गया हमारा सेवा क्षेत्र हो गया, ठीक है। आप लोग कोई
जो भी अपना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, परिवहन हो गया, ये भी क्या हो गया हमारा सेवा क्षेत्र हो गया। तो ये हमारे 3 क्षेत्रों के अंदर बेटा प्रश्न भी यही प्रश्न पूछा गया था कि जब प्राकृतिक उत्पाद है इसको हम लोग विनिर्माण के माध्यम से, विनिर्माण का मतलब दोबारा से निर्माण करके हम इसको अलग अलग रूपों के अंदर परिवर्तित करते, तो इसे किस रूप में जाना जाएगा, इसको हम लोग द्वितीयक क्षेत्र बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न था आपका इंडिया जीकेगा। ओके जी, अब आते हैं जी हमारे अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है अपना हरियाणा जीकेगा। हरियाणा में मारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत वर्तमान में लगभग कितने गांवों को शामिल किया गया है। ये जो डाटा है, ये जो डाटा होगा आपका 2022-23 के अंदर जो था उसके हिसाब से तुमको बताऊंगा कि उसी टाइम के हिसाब का डाटा पूछ रहे। वर्तमान का मतलब ये 2023 का, क्योंकि 23 के अंदर आपका एग्जाम हुआ था। तो 2023 के हिसाब से मारा गांव जगमग योजना के अंदर कितने गांवों को शुमार किया गया था। यानी इस तरीके के आप लोगों को अंदाजा लगाना है कि हाँ भाई आगे अब हम जो भी तैयारी करेंगे तो उसके अंदर हमें है जो योजना वाले क्वेश्चन है ना, ठीक है, जितने भी ये होते हैं इनको भी हमें अच्छे से पढ़ना है। अभी वर्तमान में कौन सी योजना चल रही है मैं करवाऊंगा तारती, ठीक है, करंट अफेयर वगैरह यूट्यूब के ऊपर करवाऊंगा। पेपर था, पहला पेपर था मान लो पासला सीट होता है ना ग्रुप सी, उसका मैं भी भाई मेरा पेपर था समझ लो करीबन 15-20 दिन पहला सारी करंट अफेयर करवा दी थी, हर एक महीना की मंथली वाइज। तो उसी टाइप से तुमको अब की बार भी जो पेपर होगा ना डी ग्रुप का, उसका पहला है मंथली वाइज है, सारी करंट अफेयर करवा दूं पिछला साल के भर की, ठीक है, तो उसकी टेंशन ना लियो तुम। तो इसके अंदर लगभग 6000 गांव शुमार थे और इस योजना का मतलब उद्देश्य क्या था, कब हमारी स्टार्ट हुई थी, तो ये चीज तुमको पता होनी चाहिए भाई। तो ये मारा गांव जगमग योजना क्या पता आपसे अब की बार ये पूछ ले भाई कब शुरू हुई थी, तो भाई ये भाई आप लोगों की 1 जुलाई 2015 को, 1 जुलाई 2015 को भाई कुरुक्षेत्र से आप लोगों की स्टार्ट हुई थी। कहां से स्टार्ट हुई थी, कुरुक्षेत्र से स्टार्ट हुई थी। इसको कैसे, कुरुक्षेत्र के अंदर क्या युद्ध का मैदान, ठीक है, गांव वाले नो बोले भाई हम युद्ध का मैदान का में उतर लेंगे जब हमारा खतर लाइट की व्यवस्था शुरू ना करी दो, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र के अंदर क्या मारा गांव जगमग योजना है हमारी, इसकी स्टार्टिंग करेगी। और इस योजना के तहत क्या था, जितने भी गांव है ना उन गांव में है हम लोग है 24 घंटे है बिजली की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है। कुरुक्षेत्र के अंदर एग्जैक्ट गांव पूछ ले तो जो हमारा दयालपुर गांव है, दयालपुर गांव से है ये एग्जैक्ट हमारी स्टार्ट करी गई थी। ओके जी, ये चीज हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। और इस योजना का मेन लक्ष्य क्या था, बस 24 घंटे लगभग मैक्सिमम से मैक्सिमम गांव को है हम लोग बिजली है उपलब्ध करवाएंगे। ओके जी, 24 आवर आपकी जो बिजली फैसिलिटी है ये इसका मेन उद्देश्य था। ओके जी, अब अगर हम बिजली विभाग की बात करें तो बिजली विभाग हरियाणा के अंदर कितने भागों के अंदर डिवाइड है, तो हरियाणा के अंदर 2 भागों के अंदर हमारा बिजली विभाग डिवाइड है। कौन कौन से 2 भाग हैं जी, एक का नाम है जी UHBVN। UHBVN का मतलब क्या हो गया जी, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम। क्या हो गया, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, आगे समझ लिया बिजली वितरण निगम, ठीक है। DHBVN का मतलब क्या है जी, DHBVN का मतलब है जी दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, ठीक है जी। ये चीज हमारे समझ, दोनों के हेडक्वार्टर पूछा गया एग्जामिनर, हर साल पूछा गया दोनों के हेडक्वार्टर कहां पर है, ठीक है। तो अगर धरती उत्तर हरियाणा का पूछ रहे तो हम सारे ना मेरा पंचकुला, ठीक है, क्योंकि अपना उत्तरी हरियाणा का मैं कह, जैसे अपना हरियाणा देखोगे तो हम लोग तो ऊपर की तरफ हमारा उत्तर हरियाणा है, ठीक है, नीचे की तरफ हमारा कौन सा दक्षिण हरियाणा है। ओके जी, तो ऊपरला पासा कौन सा पंचकुला है, तो आओ सब तो ऊपर ना, ठीक है। तो पंचकुला के अंदर हमारा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय और दक्षिण हरियाणा का हमारा है हिसार के अंदर, ठीक है। दक्षिण हरियाणा का हेडक्वार्टर कहां पर, हिसार के अंदर। मैक्सिमम बच्चों ने सोचने लग गया दक्षिण हिसार तो पश्चिम का मैं पढ़ा, लगभग पश्चिम हरियाणा का मैं पढ़ा हिसार, लेकिन यहां पर दे रखे दक्षिण हरियाणा का हेडक्वार्टर। तो इनको याद रखना अच्छे से, एग्जामिनर पूछता है इनके हेडक्वार्टर हर साल, ठीक है। ओके जी, अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न आपका फिर से इंडिया जीके का है। मध्य प्रदेश के किस जिले में खजुराहो समूह के स्मारक स्थित है। 15% थे इंडिया जीके के, ठीक है। अब इसने पूछा खजुराहो के मंदिर हमें कहां पर देखने को मिलते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, ये आपसे पूछा, तो मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक समझाता हूं। पहली बात तो जितने भी अपने खजुराहो के मंदिर है ना, ये आपके पहली बात तो आपसे पूछेगा कि किस शैली के अंदर थे, ठीक है। हमारे जो मंदिरों की शैली है वो हमारे हमको 3 टाइप के मंदिरों की शैली देखने को मिलती है। लिखो पहले जो हमारे मंदिर हैं, मंदिरों की बहुत बार आता है इंडिया जीके के अंदर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बच्चे ना तो बेरा है मंदिरों की कितने टाइप की शैली हमको देखने को मिलती है, तो मंदिर की हमको 3 टाइप की शैली देखने को मिलती है इंडिया जीके के अंदर। कभी SSC वगैरह पेपर जो है ना तो उसका मतलब हर साल पूछा जाएगा। पहले नंबर पे आते हैं हमारे पास नागर शैली, नैसे नागर नैसे नॉर्थ, नैसे नागर नैसे नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब वो है उत्तर, यानी कि उत्तर भारत के अंदर जितने भी मंदिर है ना वो सारे के सारे किस शैली के अंदर बने हैं जी, ये सारे के सारे हमारे नागर शैली के अंदर बने हैं। दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास द्रविड़ शैली, दैसे द्रविड़ दैसे दक्षिण, ठीक है, यानी दक्षिण भारत के जितने भी मंदिरों सारे के सारे हमारे किस शैली के अंदर बने हुए हैं, दक्षिण भारत के, वो सारे के सारे हमारे द्रविड़ शैली के अंदर है। फिर एक तीसरी आती है वेसर शैली, ठीक है। वेसर है दोनों का मिश्रण है। वेसर के अंदर क्या है, हमको नागर शैली, ठीक है,
प्लस हमें जो हमारी द्रविड़ शैली है, इन दोनों का जो मिश्रण है ये हमको देखने को मिलता है। और जो वेसर शैली है ये मेनली शुरुआत करी थी जो चालुक्य वंश के राजा होया करते, जिन्ना इंडिया जी के पढ़ रखे उन्होंने तो बेरा है, चालुक्य वंश के जो राजा होया करते, ठीक है, उनके द्वारा ये मेनली स्टार्ट करी गई थी। चालुक्य वंश का एक राजा का नाम बता दो, तो कौन सा था? तामना इतनी हरियाणा जिक्के का घमंड है ना, तामेर तीनों बता दो। चालुक्य वंश का एक राजा होया करता जिसना उत्तर भारत का उस टाइम का सबसे फेमस सम्राट होया करता हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर है हराने का काम कर रहा था। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। तो वो कौन सा था? तो उसका नाम क्या था? मैं बता दूंगा, एक मैं बता दोगे कोई ना, चलो मैं बता देता हूं। पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का राजा होया करता, उसी ने हर्षवर्धन को क्या है नर्मदा नदी के तट पर हराकर उत्तर भारत के ऊपर कब्जा करने का काम करा था। तो इस फैक्ट को बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। अब आप इन्हें बात करें भाई, जो खजुराहो के मंदिर है ये किस शैली के अंदर बने हुए थे? तो ये हमारे नागर शैली के अंदर बने हुए हैं। और ये हमारे मध्य प्रदेश के अंदर कहां पर देखने को मिलते हैं? मध्य प्रदेश के अंदर छतरपुर है, ठीक है। छतरपुर के अंदर क्या हमें खजुराहो के मंदिर देखने को मिलते हैं। इसको कैसे याद रखोगे? तो इसको ऐसे याद रखो, ऊंचा पेड़ खजूर का छाए कहां से होए, ठीक है, पक्षी को पावन लही मन बंड होए। कहावत मेरा याद करो, याद रख लो। ऊंचा पेड़ खजूर का, भाई छांव कहां से होगी? पेड़ खजूर का पेड़ घना ऊंचा हुआ है तो उसका छाया कौन है? छाया से बन गया छतरी, ठीक है। छतरी तो छाया देने का काम करे। छतरपुर के अंदर क्या हमको है? खजुराहो के मंदिर हमको देखने को मिलते हैं। ओके जी, ये चीज हमारी समझ में आ गई। और ये जो खजुराहो के मंदिर हैं, ठीक है, इनका निर्माण कब हुआ था और किन के द्वारा करवाया गया था, ये भी बहुत बार आता है। तो जो चंदेल वंश के राजा होया करते, किन के द्वारा भाई? जो चंदेल वंश के राजा होया करते, चंदेल वंश के राजाओं के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लेना तुम। चंदेल वंश के राजाओं के द्वारा है आपका इन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। कब करवाया गया था? तो 950 से लेकर 950 ईस्वी से लेकर आपका 1050 ईस्वी के बीच में इन मंदिरों का निर्माण हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाता है खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया था? चंदेल। इसको कैसे? चंदेल से बनेगा चांद, ठीक है। अब खजूर का पेड़ के ऊपर बैठ के तो भाई चांद भी लोहा लगन लग जाए, इतना ऊंचा हो खजूर का पेड़। इस तरीके से आप लोग इसको याद रख लोगे जी, बिल्कुल याद रख ले, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहां का जो सबसे फेमस मंदिर है खजुराहो के मंदिरों का, वो कौन सा? आपका कंदारिया महादेव मंदिर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। खजुराहो के मंदिरों का जो सबसे फेमस और सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वो कौन सा है? कंदारिया महादेव मंदिर। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। कौन सा? कंदारिया महादेव का जो मंदिर है ये हमारा क्या है? खजुराहो के मंदिरों का सबसे फेमस मंदिर है भाई, ठीक है। चीजें समझ में आई? पूरा प्रश्न, पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ है नहीं हुआ? फिर आप आगे चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। चले, चलो जी। अगला प्रश्न है ये देखो, स्टेटमेंट वाला। एज इट इज हरियाणा सीईटी ग्रुप डी 21 अक्टूबर की पहली शिफ्ट के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। यकीन नहीं होता, पेपर खोल के देख लियो। प्रश्न देखो क्या है। मोतीलाल नेहरू खेल विद्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से जो निम्नलिखित कथन है इनके ऊपर आपको विचार करना है। मोतीलाल नेहरू खेल विद्यालय याद है या नहीं है? राय सोनीपत के अंदर हमको देखने को मिलता है जी, बिल्कुल है। तो यह राय सोनीपत के अंदर स्थित है जी, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा, ये सीबीएसई से संबंध करता है जी, बिल्कुल सही कथन है। तो यानी कि दोनों के दोनों कथन हमारे सही हैं। ओके जी, इसके अंदर कोई 2 या 3 राय नहीं है। लेकिन अब जो हमको इससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फैक्ट जो अपने को पढ़ने हैं वो भी अपने को दिमाग के अंदर सेट करने, ताकि पेपर के अंदर एग्जामिनर जो भी इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा अगर पूछ ले तो आप उसको इजीली लपेट सको, ठीक है। पहली बात तो ये जो हमारा मोतीलाल नेहरू वाला जो स्कूल है इसकी आपकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो इसकी स्थापना आपकी बहुत बार पूछी जाती है, जो साल 1973 के अंदर, ठीक है। साल 1973 के अंदर, जो 73 से बन गया 73 भाई। अब वर्तमान के समय के अंदर क्या भाई, नेहरू जी के तो 73 उड़ चुके हैं भाई, मर चुके हैं वो तो, ठीक है। तो इस तरीके यानी 1973 के अंदर क्या है, मोतीलाल नेहरू जो स्कूल है इसकी स्थापना हरियाणा सरकार के द्वारा करी गई थी। अब वर्तमान के अंदर क्या, सरकार ने इसी मोतीलाल नेहरू स्कूल को अपग्रेड करके है हरियाणा खेल यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापना करने की है पहल करी है, यानी शुरुआत करी है, ठीक है। और इसकी खास बात यह होगी कि यह हरियाणा की पहली खेल यूनिवर्सिटी होगी। लिखेंगे सभी साथी कड़गा मोतीलाल नेहरू खेल विद्यालय, ठीक है। वर्तमान में इसको अपग्रेड करके क्या है, अपग्रेड करके एचआर की फर्स्ट खेल यूनिवर्सिटी के रूप में, फर्स्ट खेल यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित किया जाने लग रहा है भाई, ठीक है, स्थापित किया जाने लग रहा है। ओके जी, ये फैक्ट भी हमारे समझ में आ गया। अब इसी सोनीपत के अंदर आपने सुना होगा पहला महिला विश्वविद्यालय, यानी फर्स्ट जो हमारा मतलब कि फीमेल की जो यूनिवर्सिटी है वो कहां पर खुली थी,
और उसका नाम क्या था, बहुत बार आता है एग्जाम के अंदर, तो उसका क्या नाम था, भगत फूल सिंह महिला। भाई यो आदमी तो तकड़ा महिलाओं का भगत था, नो बोला महिलाओं खातर यूनिवर्सिटी खुलवाएगी मानूंगा, ठीक है। और महिलाएं कैसी होती हैं भाई, हर एक घर के अंदर, हर एक व्यक्ति के घर में क्या महिलाएं, एक सोना होता है ना, सोने का कोई आभूषण होता है, उससे भी कीमती होती है, ठीक है। सोने से बन गया सोनीपत, ठीक है। और विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी का नाम क्या बन गया हमारे पास, लिखेंगे भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। भगत फूल सिंह जो महिला विश्वविद्यालय है, महिला यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना हमें कहां पर देखने को मिलती है, इसकी स्थापना हमें सोनीपत के अंदर देखने को मिलती है। और इसकी खास बात क्या है, हरियाणा का फर्स्ट HR की फर्स्ट महिला यूनिवर्सिटी, ठीक है। हरियाणा में महिलाओं की जो पहली यूनिवर्सिटी है वो हमारे पास कौन सी है, भगत फूल सिंह महिला यूनिवर्सिटी, ये हमको देखने को मिलती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये भी पूछ लेता है इसकी स्थापना कब हुई, ये तुमको बताना कमेंट के अंदर, ठीक है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की आपकी स्थापना कब हुई, ये भी आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। दूसरा हमको देखने को मिलता है पर दीन बंधु छोटूराम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी, दूसरा हमको यहां पर क्या देखने को मिलता है, ये मैं तुमको जो डिस्ट्रिक्ट वाइज करवाया था ना, उसके अंदर मैं सारी चीजें करवा चुके हैं तुमको बैच के अंदर मेरे हिसाब से। दीन बंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ठीक है। आप 2x पे करके देख, इसको बताना नो लगा ना गणित स्पीड मंदी है तो 2x पे करके देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये दोनों की दोनों में कहां पर देखने को मिलती हैं, हमें आपकी सोनीपत के अंदर देखने को मिलती है। इसको कैसे रखोगे, दीन बंधु, दीन का मतलब है गरीब, बस जो गरीब मानस है, ठीक है, उसके हाथ में सोने का तुम लोग कुछ देने लग रहे हो, स्कूल यूनिवर्सिटी देने लग रहे हो, तो ये भी हमारा सोनीपत के अंदर हो। अब एक यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जंग छिड़ती है एग्जाम के अंदर बहुत बार, आपसे पूछा जाता है एजुकेशन सिटी ऑफ हरियाणा कौन सी है, और एक आपसे पूछेगा एजुकेशन हब। मैक्सिमम बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं पेपर के अंदर। आज एक ट्रिक बताऊंगा, कदे भी आजीवन को नहीं बोलो, कदे भी गलती कौन करो। सहसे सिटी सहसे सोनीपत, अगर एजुकेशन सिटी पूछ ले सहसे सिटी सहसे सोनीपत, और अगर हब पूछ ले तो इसका सारा पड़ोसी जो जिला है वो कौन सा, रोहतक, ठीक है, तो रोहतक आ जाएगा। इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। एजुकेशन सिटी एजुकेशन हब आजीवन गलत नहीं करोगे भाई, सहसे सिटी सहसे सोनीपत, हब पूछ ले तो इसका पड़ोसी आपका रोहतक। इनका मैं मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज रहा अगर इब को नहीं हो कंफ्यूज, ठीक है जी। आगे चले, चलो जी। अगला प्रश्न आता है जी हमारे पास, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज प्रणाली का भाग नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए। पहली बात तो ये पंचायती राज व्यवस्था आई कब, ठीक है, क्या कुछ इसका सिस्टम था, ठीक है, किसकी सिफारिश पर भारतीय संविधान के अंदर आपकी ऐड हुई, तो ये सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए, उसके बाद ही इसको करने के अंदर मजा है। आओ तो लिखते हैं भाई। तो सबसे पहले तो भाई बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, बलवंत राय जो मेहता है भाई, इसकी समिति की सिफारिश पर, समिति का मतलब हो गया कमेटी, इसने एक कमेटी बना रखी थी, ठीक है, तो इसने एक सिफारिश करी, नु बोला नु भाई भारत का में एक पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए, तो इसकी सिफारिश पर 73वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत क्या है, जो कि 1992 के अंदर हुआ था, जिसके तहत भारतीय संविधान के अंदर क्या है, पंचायती राज सिस्टम को ऐड कराया गया। लिखेंगे सभी साथी 73वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था, साल 1992 के तहत क्या है, 92 के तहत आपका पंचायती राज सिस्टम को भारतीय संविधान में ऐड कराया गया। ओके जी। आपसे पूछ ले हुए भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची के अंदर ये सिस्टम ऐड करे गए, तो आपको 2 अनुसूचियां याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुसूची नंबर 11 और अनुसूची नंबर 12। 11 के अंदर आपका पंचायती राज है, ओके जी, और 12 के अंदर हमारे क्या है जी, नगर निगम है। नगर निगम का मतलब हो गया शहर की सरकार, और पंचायती राज का मतलब हो गया गांव की सरकार। इस तो ये याद को कर रखोगे, तो 11वीं क्लास का मतलब गांव का स्कूल में पढ़ लोगे, यानी पंचायती राज हो गया, लेकिन 12वीं क्लास का मतलब शहर का में जाना पड़ा ताकि बढ़िया स्कूल में हम बढ़िया नंबर ले इसको, ठीक है जी। 73वां से बन गया तितर, ठीक है, तिर गांव का मैं कहता हमारा सांझ गट्टे में तितर हांड दे दिखेंगे गोबर के बिटोड़ेगा ऊपर जी, बिल्कुल दिखते, तो 73 से बने 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत ये हमारा ऐड किया गया। ओके जी, ये कंसेप्ट हमारे समझ में आ गया, दिमाग के अंदर भी घुस गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी। अब ये जो पंचायती राज समिति थी, इसको हमने कितने भागों के अंदर बांटा, 3 पार्ट्स के अंदर हमने इसको डिवाइड करने का काम किया, ठीक है, कितने पार्ट्स के अंदर, 3 भागों के अंदर हमने इसको बांटने का काम किया। कौन कौन से भाग थे, यही एग्जामिनर पूछता है एग्जाम के अंदर। तो कौन कौन से भाग थे, सबसे पहले आता हमारे पास ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जो गांव के लेवल पर होती है, लिखेंगे सभी साथी, क्या आई, सबसे पहले आई हमारे पास ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत किस लेवल के ऊपर थी, ये थी जी हमारे गांव के लेवल पर, ठीक है भाई। हर एक गांव का मैं एक ग्राम पंचायत होगी, देखा गांव की पंचायत आएगी भाई, ठीक है, इसने यो रोड़ा कर दिया, इसने वो रोड़ा कर दिया। फिर आएगी जी हमारी पंचायत समिति,
ठीक है, पंचायत समिति या किस लेवल पर होगी, ब्लॉक लेवल पर। ये बहुत सारे गांव में मिलकर एक ब्लॉक बनाया कर है, ठीक है, तो ये हो गया ब्लॉक लेवल पर। जैसे हिसार जिला है तो हिसार जिले के अंदर 2 ब्लॉक हैं, हिसार 1 हिसार 2, ठीक है, तो हर एक के अंदर अब हिसार 1 ब्लॉक के गांव, हिसार 2 ब्लॉक के गांव, तो ये होते हैं हमारी ब्लॉक लेवल के ऊपर पंचायत समिति। ओके जी। तीसरा होता है जी हमारे पास जिला परिषद, ये होती है जी हमारे जिले के लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो सरकार होती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जिला परिषद। और ये हमारी किसके ऊपर होती है जी, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर होती है। ओके जी, ये कंसेप्ट भी हमारे समझ में आ गया, यानी जिले लेवल के ऊपर होती है। अब ऑप्शन के अंदर दिया गया है भाई कौन सा भाग नहीं, जिला परिषद तो है, ग्राम परिषद हमने पढ़ा कहीं पे नहीं पढ़ा जी, ग्राम सभा भी यानी ग्राम पंचायत भी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब एक चीज एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछी जाती है कि पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। ये मैक्सिमम जने सोचते हैं हरियाणा जिक्के का प्रश्न जी, पंचायती राज पूछ लिया, हरियाणा का पेपर तो इसमें हरियाणा आया हुआ, गलत हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला भारत का पहला राज्य पूछ ले तो वो राजस्थान होगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैक्सिमम बच्चे गलत करके आते हैं पेपर के अंदर, ठीक है, सारे के सारे इसका मैं हरियाणा ठोक के आऊंगे, फिर बेबे बरगा मुंह करता रही आऊंगा, उनको ये गलत पता नहीं कैसे हो गया, पढ़ के तो ठीक गया था। चीजें समझ में आने लग रही या नहीं आने लग रही? 20 मिनट की क्लास हुई है ये तो कि मैं खेल रहे जाए को नहीं है। चलें भाई आगे, चलो जी। अब आओ अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न हमको देखने को मिलता है हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। जो हरियाणा की सेंसस है, सेंसस वाला जो ये टॉपिक है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली बात तो आपको याद रखनी, देखो ईबीबी के बारे में भाई नौकरी पकड़ लो, ईबीबी के बारे में जो नौकरी लाग गए तो ठीक है, नीब की बार या जनगणना होने लग रही है 2026 वाली या 27 में पूरी हो जाए, अगली बार भर्ती होगी तो 27 वाला आंकड़ा और रटना पड़ेगा, 26 में लाग लो भाई, ठीक ठाक रह जाओगे। तो के टोटल जो पॉपुलेशन हरियाणा की अकॉर्डिंग टू 2011 के अनुसार, तो यह कितनी, इसकी सिंपल सी ट्रिक है, 2 लिखा, 2 का फिर जितने भी अक्षर हैं सारे में 2 का गैप था देखने ना मिलेगा। कैसे जी, जैसे 2 लिख दिया, 2 का पाछा 53 51, 53 और 51 का बीच में क्या का गैप है जी, 2 का गैप है, आखिरी में भी 2 आया हुआ, आखिरी 46 है, इन दोनों के बीच में 2 का गैप है और आगे 2, शुरुआत में 2, आखिरी में 2, बीच आड़े में 2 का गैप, ठीक है, इधर 2 का गैप, इन दोनों के बीच में 2 का गैप, नू याद रहेगा 2 53 51 462, 2 53 51 462, इस तरीका था जमा इजीली याद रह जाएगा। पेपर का मैं कई बार डायरेक्ट 2.53 करोड़ लिख के दे देगा, डायरेक्ट नो भी लिख के दे पेपर में 2.53 करोड़ से कुकरे लिख के देता, हम बिलो जो मैंने बेरा इतना विश्वास है मन तार पे, ठीक है, 2.53 करोड़, कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी। अब ये जो हरियाणा की जनसंख्या थी ये भारत की जनसंख्या का लगभग 2.09% था, ठीक है, ये क्या है, भारत की जनसंख्या का, भारत की जो टोटल जनसंख्या थी उसका कितना था, लगभग 2.09% था, याद रह जाएगा, डायरेक्ट याद रह जाएगा यार, 2.53 करोड़ जनसंख्या थी, इतना ये लगभग प्रतिशत था, नु याद रह जाएगा। हाँ जी बिल्कुल यार, कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी आ तो मेरे को बता दियो भाई, ताकि मैं उस चीज को थोड़ा सा दूर कर पाऊं, तारे डाउट भड़क जो भी हो, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है कि हमारी दशकीय वृद्धि कितनी, दशकीय का मतलब है 10 साल में हमारी कितनी जनसंख्या है बढ़ी है, दशकीय वृद्धि कैसे जी, जैसे मान लिया लास्ट टाइम 2001 का मैं जनगणना हुई थी, 2001 से 2011 के बीच में हमारी जनसंख्या कितनी बढ़ी है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हमको देखने को मिलती है, तो लगभग 19.9, 19 का मतलब होगा खूनी, ठीक है, अब बालक पैदा होगा वृद्धि होगी तो खून तो निकलेगा, तो 19 यानी कि 19.9% की क्या है हमको 19 खूनी, इतनी हमको क्या दशक यानी 10 साल की जो वृद्धि है वो हमको देखने को मिलती है। ओके जी। और सबसे अधिक जो हमें वृद्धि देखने को मिली, सबसे अधिक जो हमें वृद्धि देखने को मिली वो हमें कहां पर देखने को मिली, वो हमको देखने को मिली गुरुग्राम के अंदर, क्योंकि गुरुग्राम के अंदर है ज्यादा पढ़े लिखे लोग, और ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, वो नु सोचते हैं हाँ जनसंख्या बढ़ा दिया कि मैं देश का मैं योगदान दे देवा, ठीक है, तो यहां पर सबसे तेज गति से आबादी बढ़ी। और कुछ रीजन ये भी है भाई गुरुग्राम में दिल्ली का नजदीक लाग है, तो दिल्ली के आसपास की पॉपुलेशन वहां भी गुड़गांव का मैं बसा है, ठीक है, अपने भी सोचा बढ़िया शहर है उसका मैं जाके बच जाए, तो यह चीज भी देखने ना मिले। और सबसे कम वृद्धि आपने देखने ना मिलेगी, याद मिलेगी झज्जर का में, ठीक है, झज्जर का में, क्यों झज्जर के हालात पहले जर्जर थे, जर्जर का मतलब खराब, पहला उड़े के हालात खराब थे, ठीक है, तो कड़ा तो वृद्धि देखने ना मिलेगी। गुरुग्राम का में अगर वैल्यू पूछ ले, डाटा पूछ ले हुए तो 73.9%, गुरुग्राम के खुद के तितर उड़ गए इतनी भीड़ देख के, ठीक है, 73.9% की वृद्धि हुई। और झज्जर का बारे में अगर डाटा पूछ ले हुए तो उन्होंने यार मारा तो 8-9 बालक जमे बैस पूरा 10 साल में 8.9%, इतनी हमें झज्जर की सबसे कम वृद्धि दर
देखने को मिली। ओके जी। अगर आपसे पूछ ले वह लिंगानुपात, ठीक है, लिंगानुपात किसको बोलते हैं जी? सेक्स रेशो को बोलते हैं। ओ सेक्स, ये क्या शब्द बोल दिया जी आपने, तो बहुत खराब शब्द है, ठीक है। मेरे मम्मी पापा सुन लेंगे तो मेरे गोली मार देंगे। अरे ऐसा कुछ कोने होता भाई, तुम 18 प्लस के हो रहे हो, ठीक है, इतना तो हम इस टॉपिक का इतना हुआ ना बनाया करो, ठीक है। इतने तो मैच्योर हो, पढ़े लिखे हो, ऐसा कोई गलत काम थोड़ी है ना, भगवान ने प्रकृति ने सिस्टम बनाया रखे तो चलेगा, ठीक है। तो लिंगानुपात हमें कितना देखने को मिलता है? 879 यानी 879। ये हमें लिंगानुपात याद कैसे रखोगे? देखो 7 है, 7 में 1 जोड़ दिया, 8 में 1 जोड़ दिया, बस, ठीक है। 7 8 9 8 7 9 ऐसे रखो, 7 8 9 8 7 9 यानी 879 क्या हमको यहां का लिंगानुपात देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका था? तो सबसे ज्यादा था आपका, सबसे अधिक अगर आप लिंगानुपात की बात करें हरियाणा के अंदर, तो वो था मेवात का। मेवात का कितना था जी? 907। सब था पिछड़ा इलाका है, आड़े के लोगों ना ज्ञान भी कोनी, बेचारा नहीं इतने इतने पढ़े लिखे भी कोनी, तो भी आड़े का लिंगानुपात अधिक था। इसका रीजन ही तो ये था, बेचारा ने ज्ञान कौन था ना कि हाँ अल्ट्रासाउंड करवा के भी नो ये कांड हो सके, तो इसलिए यहाँ का लिंगानुपात ज्यादा हो गया। इस तरीका तो याद रहेगा। और सबसे कम कहाँ का होगा? जहाँ के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग गुड़गांव के हैं, ठीक है। तो गुड़गांव के अंदर क्या में सबसे कम लिंगानुपात, उड़ के लोग घने पढ़े लिखे, दिमाग लगाया पूरा, चलो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, लिंगानुपात को कम करने के अंदर योगदान देते हैं, तो इसलिए इन्होंने दिमाग लगाया तो वहां का लिंगानुपात गिर गया। इस तरीके से याद रख लो, यानी 854 यहाँ का आपका लिंगानुपात रहा। ओके जी, ये फैक्ट भी हमें क्लियर हो गया। क्या क्लियर हुआ नहीं? हर एक साथी को बताओ। अब हम लोग बात करते हैं जी, अब जो मेन प्रश्न था कि जी ग्रामीण जनसंख्या थी वो लगभग कितनी थी। देखो मैं आपको है ना 2 फैक्ट बताऊंगा। गांव के लोग है ना, जो गांव के लोग वो तो बहुत ज्यादा भोले भाले, वो कभी भी आपसे पैसे ऐंठने का प्रयास नहीं करेंगे। 65 का मतलब क्या होगा? पैसे ऐंठना, ठीक है। अगर आप देखो लगभग, तो वैसे तो बताऊं 65.12 थी एग्जैक्ट, ठीक है, लेकिन पेपर के अंदर लगभग पूछी गई है, लगभग लिख रखा है ना, तो हम लोग लिखेंगे 65%। अब आपसे पूछ ले शहरी, तो शहरी के लिए हम लोग 100 में से इसको घटा देंगे, तो घटाओ, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8, ठीक है, 9 में से 5 गया 4, और आपका 9 में से 6 गया 3, यानी 34.88% ये किसकी हो जाएगी? आपकी शहरी पॉपुलेशन हो जाएगी। इसके अंदर भी अगर लगभग अप्रोक्स आप लोगों से पूछ ले तो आप 35 ठोके ही हो, ठीक है। जो इधर 65 ठोक तो इधर लगभग अप्रोक्स पूछ ले तो 35 ठोके ही हो। चीजें क्लियर हुई या न्यू? एक बार के लिए मेरे को बताओ। आगे चलें? चलो जी, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगला आता है हमारे पास, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहां स्थित है? वेयर इज द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट? मॉडर्न जो हमारी आर्ट है, कला है, इसका संग्रहालय कहाँ है जी? हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर है। इंस्टाग्राम पे जितने बड़े बड़े जो मॉडर्न जो युग के आर्टिस्ट बैठे हो तो कितने पावेंगे नहीं है? सुबेरा सांझी डुचुक 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 है, यही चलता है। सहन साड़ी फीलिंग आई रहो भाई, भगवान कसम नो लागा जनो सहन सा सांझ ना 8 बजे कर लो नो इंस्टाग्राम चला के बैठा भाई नो डुचुक डुचुक खूब साला भाई, भगवान कसम नो बंदा बन जा कुछ ना रखा काम तेरे चौड़ी छतरी नो 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 करी जा भाई, पूरा स्वाद है जानो, भगवान कसम नो लागन लाए जानो। ओ भाई मतलब सही बताऊं जब शाम में डांस करन तो चैन चुन पहने तो चैन काट के नो भगा ले और कर डांस, बहुत बढ़िया। यो हाल बनाए रखा भाई, भगवान कसम भाई, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश सबका। नई दिल्ली आया है, वेरी गुड भाई, ठीक है। तो देखो भाई, आपका जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, कोई भी संग्रहालय पूछ लेगा ना तो सारे के सारे हमारे कहां पर मिलते? दिल्ली के अंदर मिलते, क्योंकि दिल्ली हमारी राजधानी है और राजधानी का ये कर्तव्य है कि हम लोग ये जो जितनी भी चीजें हैं हम इन सबको क्या है संभाल के रखें, ठीक है। तो ये हमारा कहां पर देखने को मिलता है जी? नई दिल्ली के अंदर क्या हमें जो आधुनिक कला का संग्रहालय है ये हमको देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या कुछ है? जो भी हमारी 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद की जो भी पेंटिंग है, कलाकृतियां वगैरह वगैरह, वो सारे के सारे हमारी इसी के अंदर रखे गए हैं। दूसरी चीज, इसकी फिर एक सेकंड ब्रांच भी खुल रही है, मुंबई का में और बेंगलुरु का में। ये दोनों ब्रांच का बारे में कई पूछ ले तो याद रख लेना, ठीक है। इसकी क्या आपकी सेकंड ब्रांच भी खुल रही है, सेकंड और थर्ड ब्रांच, ठीक है। सेकंड होगी और थर्ड ब्रांच होगी, ये कड़ा कड़ा खुल रही है। तो सेकंड ब्रांच आपकी खुल रही है मुंबई के अंदर, और जो इसकी थर्ड ब्रांच है वह कड़ा खुल रही है, वह खुल रही है जी हमारी बेंगलुरु के अंदर, ठीक है। लपेट दोगे? हाँ जी लपेट दें, कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। इसके बारे में सिर्फ इतना याद रखना, ये नॉर्मल जीके का प्रश्न, जनरल नॉलेज का, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी के अंदर शुमार नहीं होता, ठीक है। ओके जी, अगला प्रश्न देखो भाई क्या है। हरियाणा और भारत को खिलाड़ी देने के लिए प्रसिद्ध भैंसवाल कला किस जिले के अंदर से? बताओ, भैंसवाल जो कला गांव है यो किस राज्य का में स्थित है? यह प्रश्न आपसे पूछा है। और इसी
जो ये गांव है हमारा बैंसवाल कला, इसी से हमारे जो मतलब कि ये समझो हरियाणा प्रदेश है, इसको बहुत सारे खिलाड़ी भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, मेनली आपके जो कुश्ती के पहलवान था हमने देखने ना मिला है, वो भी कड़ा आड़ते देखने ना मिला। ये आप खुद सोचो, कुश्ती के पहलवान है, ठीक है, कुश्ती के पहलवान मैस ना भी टक्कर दे दे भाई, मैस का ठेपा मारा ना, मैस बेचारी पर चारों टांगन ऊपर ठाई पड़ी पावा है। ठीक है, और कुश्ती के पहलवान बने हरियाणा, वो क्या लेके देते, सोना लेके देते हैं, गोल्ड मेडल लेके देते हैं। सोने से क्या बन गया जी, सोनीपत बन गया। ठीक है, तो आपका बैंसवाल कला गांव कहां पर देखने को मिलेगा जी, सोनीपत के अंदर देखने को मिला। और यहीं से क्या देखने को मिलते हैं हमको, मैक्सिमम से मैक्सिमम पहलवान हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहां पर हमको जो आपने एक पहलवान सुना होगा, कौन है, योगेश्वर दत्त। याद आया नहीं आया, आ गया जी। योगेश्वर दत्त ने कब मेडल जीता था, याद तो तारा आ गया। ये भी हमारे इसी गांव से बिलोंग करते, योगेश्वर दत्त सोनीपत से। ठीक है, इन्होंने कब आपका मेडल जीता, कोई साथी बताएगा, और कौन सा जीता था, तो 2012 के अंदर जो आपके लंदन ओलंपिक थे, उसके अंदर इन्होंने कांस्य पदक, जिसको ब्रोंज मेडल बोलते, थर्ड जो मेडल था वो इन्होंने जीतने का काम करा था। लिख लो भाई, 2012 के अंदर क्या है, ये गांव से बाहर आए। कैसे, 2012 के अंदर योगेश्वर दत्त है, गांव से बाहर आए, और बाहर आकर क्या है, सीधे लंदन चले गए। बोला ना मैं हरियाणा का, मैं कौन है, सीधा लंदन जाऊंगा। लंदन ओलंपिक के अंदर जाके क्या इन्होंने जो कांस्य पदक है, कांस्य को क्या बोलते हैं जी, ब्रोंज मेडल बोलते, ब्रोंज मेडल जीतने का काम किया। ओहो हो, बिगन ने तैर दिया था भाई, सच्ची में बिगन तैर, भगवान कसम, मजाक की बात नहीं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी पहले भारतीय कबड्डी टीम थी, उसके जो कैप्टन होया करते अनूप कुमार, वो भी हमारे कहां से थे, बैंसवाल कला गांव से ही थे। लिखेंगे सभी साथी, पूर्व भारतीय कबड्डी टीम, पूर्व भारतीय कबड्डी टीम के जो कैप्टन थे, के कैप्टन कौन थे, आपके अनूप सिंह। ठीक है, ये भी हमारे किस्से इसी गांव से बिलोंग करते थे। अब आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि हरियाणा के अंदर जो सबसे अधिक जो बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं वो किस गांव से निकलते, तो सबसे अधिक बॉक्सिंग के खिलाड़ियों के बारे में पूछ ले तो बैसे बॉक्सिंग, बैसे भिवानी जिले से देखने को मिलेगा। आपसे पूछ लिया सबसे अधिक आपके ओके बोले अगर रोस्ती ओकी, सबसे अधिक ओकी के खिलाड़ी हमें कहां पर देखने को मिलते हैं, तो ये हमें कुरुक्षेत्र के अंदर देखने को मिलते हैं। कुरुक्षेत्र का मैं सब तक घनी छोरी ओकी खेलना है, खूब छोरे ओकी खोलना है। ओकी का नाम आ जा, ऐक खोल के कुरुक्षेत्र ठोक दिया, ऐक तो मीचियो ना कहते कुरुक्षेत्र, वो गोला हाथ ऊपर तले से रख दिया, क्योंकि तारे हाथ तो काम दे रहे हैं। ठीक है, हाथ तो हमने मजबूत बनाए को नहीं, हाथ तो तारे काम दे रहे हैं, कंपनी इतनी कमजोरी आई रहा है, गात का मैं सारा दिन के बताऊं मैं तो कदे वो कंपन का मैं गोला बी की जगह सी रहा, तो ऐ खोल के लगाइयो। ठीक है, आओ अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न, भारत ने वर्ष 2023 में आयोजित एशिया कप एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में किस देश को पराजित किया था। फाइनल के अंदर एशिया कप एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट, भाई ये 2023 की करंट पूछ रखी है। ठीक है, इसका अपने पास यहाँ पर कोई काम नहीं 2023 की करंट का। ठीक है, वर्तमान में आपसे क्या पूछेगा, 2025-26 की करंट पूछा, तो 23 का तो कोई योगदान है नहीं। वैसे आपको बता देता हूँ, श्रीलंका, और ये प्रश्न आपका अगर पेपर में आ जाए तब भी इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि 2023 की करंट नहीं आती। ठीक है, श्रीलंका। आपको भी वर्तमान वाले याद रखने हैं। वर्तमान वाला आपसे पूछ ले हुआ है कि 2024 का जो आपका T20 वर्ल्ड कप होया था, T20 वर्ल्ड कप होया था, इसका मैं भारतीय टीम और किस टीम के बीच में फाइनल मैच खेला गया, तो इसका मैं इंडिया वर्सेस किसके बीच में खेला गया था, साउथ अफ्रीका के बीच में खेला गया था। कब आपका मैच हुआ था जी, 29 जून 2024 को हुआ था जी। ठीक है, जिसका मैं विनर कौन आया था, इसका मैं अपनी इंडिया टीम विनर थी। ठीक है जी, फिर आता आपसे पूछ ले 2026 का T20 वर्ल्ड कप जी। ठीक है जी, इसके अंदर भी बताओ जी, इसके अंदर फाइनल मैच किस किस के बीच में खेला गया और कौन सी टीम इसके अंदर विनर हुई जी। ये भी बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। आपको 2026 का T20 वर्ल्ड कप याद है, इंग्लैंड और भारत का मैच, बैथल, जैकोब बैथल, याद आया कौन आया, गोभी खोद दी थी अपनी, भगवान कसम। एक 21 साल का था, 22 साल का था, इतनी उम्र का छोरा था भाई। इसे मारे बिड़ा शॉट भाई, पूछो ना भाई, जमानो दिमाग की दही कर दी, एक बार दोनों पैट के हाथ में आएगी दिमाग भाई, और रहा होगा भाई आज मानो यह बात है। एक सेकंड रुकियो भाई, कुछ आ गया एक बार, जस्ट 1 मिनट। शाबाश शाबाश। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आप लोगों से पूछ ले किस किस के बीच में मैच हुआ था, तो यहां पर हुआ था, एक तो इंडिया का बीच में आया था, एक तारी न्यूजीलैंड का बीच में। न्यूजीलैंड वाले बेचारे बोले थे इंग्लैंड का खेल बेरा पैट जाता पढ़ा लेना भी। इंडिया हमारी टीम थी, इसके अंदर आपकी विनर हुई थी। और खास बात यह है, भारतीय टीम क्या है, लगातार का क्या है, आपके लगातार 2 वर्ल्ड कप
दो T20 वर्ल्ड कप, सॉरी ऊपर ले लो, 2 T20 वर्ल्ड कप है जीतने वाली फर्स्ट टीम बन चुकी, लगातार 2। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, भारतीय टीम बनी है। ठीक है, आपसे हो सकता है इस बार पूछ ले न्यूजीलैंड का बीच में, इसका बीच में। अब आपसे पूछ ले भाई कि हमारे पास हुआ था जी 2023 के अंदर क्या हुआ था जी, हमारे पास वर्ल्ड कप भी हुआ था। तो 2023 का वर्ल्ड कप का फाइनल किस किस के बीच में खेला गया था? तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, वो रात भी हम लोग कभी नहीं भूल सकते जी। ठीक है, वो जो था ना, वो आपका क्या था, पैट कमिंस, भाई बुंडा साइलेंट कर दिया, साइलेंसर नाम टेक दिया था उस दिन बच्चा उसका, इसका मैं ऑस्ट्रेलिया वाले जीत गए थे भाई। ठीक है, चलो भाई अब आगे चलते हैं। और हाँ, आपसे पूछ ले आईपीएल भी तो इंपॉर्टेंट है। तो 2025 का आईपीएल हो चाहे तारा 2026 का आईपीएल हो, दोनों के अंदर कौन जीती थी? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, आरसीबी की टीम आपकी जीती थी। तो इसको भी याद रख लेना, क्या पता पूछ ले। ओके जी, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए, अरे मैं 2 मिनट पहला बताया था, भारतीय महिला की हॉकी खिलाड़ियों के बारे में पूछ लेना, सारे का सारा कोई भी हॉकी खिलाड़ी पूछ ले हुआ है आपके कड़े के लिए। शाहबाद हमारा कहां पर देखने को मिलता है? कुरुक्षेत्र के अंदर हमें शाहबाद देखने को मिलता है। हॉकी खिलाड़ियों की जहां पर भी बात हो जाए, आंख खोल की शाहबाद कुरुक्षेत्र ठोक दियो, पहले बताऊं। ठीक है, जो पूरा पहले हमारी जो राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी की कप्तान होया कर दी, कैप्टन होया कर दी, कौन थी? हमारी रानी रामपाल जी भाई। ठीक है, रानी रामपाल जी भाई, ये भी हमारी कहां से बिलोंग करती थी? ये भी हमारी कुरुक्षेत्र जिले से बिलोंग करती थी। ठीक है, शाहबाद से बिलोंग करती थी। और भी जो खिलाड़ी संदीप कौर होगी, यानी जिनका पीछे देखो ये पंजाबी वाले नाम पाओगे ना, पंजाब साइड के कौर। ठीक है, संदीप कौर, सुरेंद्र कौर, जसप्रीत कौर, और कोई कौर होगी, जो भी कौर हैं अलग अलग। ठीक है, सारी की सारी हमारी यहीं से बिलोंग करती है। इसके अलावा एक जो कोच साहब हैं हमारे, द्रोणाचार्य पुरस्कार जिनको मिला है, उनका नाम है बलदेव सिंह। ठीक है, और इन्होंने भी क्या कुरुक्षेत्र के अंदर ही है हॉकी एकेडमी की शुरुआत करके क्या है, हमको बहुत सारे हॉकी खिलाड़ी देने का काम कराया था। तो लिखेंगे सभी साथी एक हमारे कोच साहब है यहां से। ठीक है, कोच का क्या नाम है? बलदेव सिंह ने भी भाई पूरा बल लगाया भाई तामकी में हॉकी का गेम एक आधा जीत लो। बलदेव सिंह क्या है हमारे, इनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। क्या मिला है? द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। और इन्होंने भी पूरा हंगा लगाया कि हाँ भाई हमारी जो टीम है वो आगे जीत पाए। ठीक है, ये भी शाहबाद कुरुक्षेत्र से बिलोंग करते हैं। ओके जी, लपेट जाए, कोई दिक्कत ना जी। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र, क्या एक सेकंड रुको, थोड़ा नया डिजाइन कर लिया, संयुक्त राष्ट्र दिशा निर्देशों को अपनाया? मतलब क्या दे रखा है? कोई भी अगर उपभोक्ता है, उपभोक्ता का मतलब हो गया कस्टमर, अगर कोई भी कस्टमर है तो उसके अधिकारों का हनन ना हो, तो इसके लिए संयुक्त राष्ट्र ने एक रूल अपनाया था। वो रूल कब अपनाया, ये प्रश्न पूछा है। तो 1985 के दिन, एग्जैक्ट डेट तुमको बता देता हूं, 16 अप्रैल 1985 के दिन। कैसे 85 मतलब पिचकना, निरंतर जो उपभोक्ता था ना, कस्टमर था, वो निरंतर है उसका शोषण होने लग रहा था। ठीक है, वो निरंतर उसको पिचकाया जाने लग रहा था। इस वजह से क्या संयुक्त राष्ट्र ने बोला ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपको है उपभोक्ताओं को बचाने के लिए कुछ ना कुछ रूल बनाना पड़े, उनको आप ऐसी पिचकाने के लिए नहीं रख सकते। ठीक है, और इसी के उपलक्ष्य के अंदर भारत के अंदर आपसे बहुत बार पूछा, भारत में उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर। कैसे याद रखोगे? उपभोक्ता तो क्या है भाई, हर एक दुकानदार को चुभता है। ठीक है, 24 दिसंबर को क्या है, उपभोक्ता दिवस मना। उपभोक्ता का मतलब ही कस्टमर होता है। उपभोक्ता दिवस आपका कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। और उपभोक्ता क्या है, हर एक दुकानदार को चुभता है, यानी 24 दिसंबर। याद रहेगा? नहीं रहेगा जी, बिल्कुल याद रहेगा। आप कराओ और याद ना हो, ऐसा हो सकता है कि मेरा हो भी जा भाई। देखो भाई, अब आपको फिर से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पूछा है निम्न में से, यानी 4 ऑप्शन दिए गए, निम्न में से कौन सा हरियाणा का नृत्य रूप नहीं है? यानी 4 आपको ऑप्शन है, लूर, खोड़िया, ठीक है, तालगड़ी, फाग। मेरा हिसाब था हर एक साथी इसका आंसर दिया। नाम था मेरा लगा तालगड़ी। तालगड़ी भाई हमारा साइड का कौन नहीं होता, अपनी साइड का नहीं है भाई, हरियाणा साइड का नहीं है तालगड़ी। तालगड़ी तुलगड़ी, ये ताल तुल मिलाया करे, परला पासा ना मिलाया करे। परला पासा को कहां पर जी, हमें तो ये चीज समझ में नहीं आई जी, परला पासा ये क्या होता है जी? आप तो अच्छे से नहीं बोलने लग रहे। और अच्छा था कुकर बोलूं, तालगड़ी अपना गाने का कौन मेरे भाई? बिल्कुल, यस 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 यस, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, तो भाई जो आप इंडिया जीके पढ़ा करा, इंडिया जीके का मैंने ताल्लुक बहुत बार बता रखा। तालगड़ी कहां पर है? गोवा का है भाई। इसको याद कैसे रखा था मैंने? देखो, गोवा का मैं आदमी घूमने जाया करे, शायद का चांद बनाना, हनीमून बनाने जाया करे, तो अब गोवा का मैं घूमने जाओगे तो सीधी सी बात है, ताल से ताल मिला रे भैया। तो ताल से ताल कहां पर मिलता है? गोवा के अंदर मिलता है जी। अब अपन लगी बात करा लूर। लूर अपना हरियाणा का सबसे खास और फेमस नृत्यों के अंदर शुमार है। लूर मेनली किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और किस अवसर पर किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। प्रश्न उत्तर की फॉर्म में डांस होता है। आए बेबे तना यो सीट का फार्म क्यों नहीं भरया, ए बेबे के बताऊं मेरी सासू को न्या मान दी।
आए बेबे मना लेने कद लग गोबर ढोवेगी। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न उत्तर फॉर्म के अंदर क्या हमारा लूर डांस होता है। और ये हमारा होली के अवसर पर कब होता है? होली के अवसर पर। और स्पेशल सिर्फ महिलाएं करें, अगर सिर्फ ताशड़ा धर के गोबर का तो भी डांस करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। होली के अवसर पर क्या है, ओनली महिलाओं द्वारा किया जाता है। और किस फॉर्म में होता है हमारा जी? प्रश्न उत्तर की फॉर्म में होता है। ठीक है, प्रश्न उत्तर की फॉर्म में होता है। ठीक है जी। उसका तो खोड़िया डांस, खोड़िया कब होता है? जैसे मान लिया तारा ब्याह होने लग रहा, चलो ये हम फीलिंग ना ले, नौकरी लग जाओ फिर हो जाएगा। ठीक है, तारा ब्याह होने लग रहा है, जो करे तम घोड़ी पर चढ़ोगे हैं राजी चेहरे पे समाई लड़के के कौन मौका मिला था ना घोड़ी पर चढ़ना। ठीक है, तो घोड़ा पर चढ़ ठीक है भाई, तो जैसे तुम घोड़ी पर चढ़ के ठीक है जाओगे तुम बारात वाली गाड़ी का में बैठ की बतारी बहुत ही लेने खातर फुल राजी हो रहे हैं, सपने सजा लिए। आहा ये आसमान में रहने वाले आज धरती पे कुकर मैं तेरी खातिर आई सू है तो भाई नु तो हम जिस टाइम जाओगे नु बरात वाली गाड़ी का में बैठ के, तो पीछा तो जो तारा घरा है, तुम्हारी जो मदर है या फिर तारा आस पड़ोस की जो लुगाइयां इकट्ठी हो रही होंगी, वो जो डांस करया कर लेके आओगा कषाणना मारती बांस सही हुआ सुबेरा सांझी। ठीक है, वो जो डांस होता है उसको क्या बोलते हैं? खोड़िया डांस बोलते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? विवाह के दौरान पर आपसे पूछ लिया जाए विवाह के अवसर पर कौन सा डांस किया था? एक तो खोड़िया, अगर एक घोड़ी डांस, घोड़ी का तो सारा काम है, ब्याह का टाइम पर किसका काम है ठीक है, तो विवाह के टाइम पर क्या है? विवाह के टाइम पर आपका ठीक है दूल्हे के दुल्हन को लाए जाने के दौरान होता है। ठीक है, जिस टाइम मतलब उड़ जा रहा है, ठीक है, लाए जाने के बाद नहीं, लाए जाने से पहले। ठीक है, मतलब दुल्हा उड़ा जा रहा है लेने खातर, उस टाइम की बात, उस टाइम बच्चा घर की लोग ना चाहिए। फाग डांस होता मना बेरा है, फाग का अवसर का ऊपर होया अगर सिंपल सा है। ठीक है, ये तो मेरे लिए मतलब समझ लो भाई फागण का महीना का होया, अगर फाग का मतलब फागण का महीना हो गया, फागुन का महीना, फागण का महीना, एरा गणे दिना लग टूट को ना फागण की यारी दिला दे अन मेरी प्यारी क्यों इतना तड़पा रही। तो वो फागण का महीना, ये फागण के महीनों के अंदर किया जाता है मेनली। ठीक है, नो जहां बढ़िया हमारा गेहूं की फसल उगी उस अवसर के ऊपर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी है, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आओ, अगला हमारे पास सलार जंग संग्रहालय कहां स्थित है? सलार, सलार फिल्म देखे था मना, वो जो था मना वो देखा जा रहा है, वो कौन सा एक्टर होया करता? बाहुबली वाला एक्टर। ठीक है, उस वो सलार फिल्म का मैं एक्टिंग करता मना बेरा तो। अरे ये जो सलार सुलूर हैं, ये बाहुबली वाले और एक्टर हैं, ये हमारे किस साइड के हैं? साउथ साइड के। इन चार ऑप्शन का मैं जो साउथ साइड का मैं जो सबसे ज्यादा फेमस, देखो मैसूर का मैं तो कोई फिल्म शूटिंग को नहीं होती, ना गोवा का मैं होती, ना भोपाल का मैं, हैदराबाद के ऊपर बहुत सारी फिल्में देखने मिलती है। हैदराबाद हो गया, तेलंगाना हो गया, ठीक है, अपना जो अपना तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, यहाँ पर हमें चार इन राज्यों के अंदर, कर्नाटक के अंदर भी इतनी फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, तो इन चारों के अंदर हमको ये देखने में मिलता है। तो सीधी सी बात, आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते थे। सलार जंग संग्रहालय हमें कहां पर देखने में मिलता है? हैदराबाद के अंदर क्या हमको सलार जंग संग्रहालय देखने को मिलता है। ओके जी, आगे चलते हैं। अगला तो आपको दो कथन दे रखे हैं, कथना ऊपर तो हमें विचार करना, सोचना है कि ये कथन सही है गलत है। पहला, मसानी बैराज रेवाड़ी जिले के अंदर है, इसके मैंने आपको स्पेशल ट्रिक बताई, जिसकी ट्रिक क्या थी जी? ट्रिक बताओ। मसानी का मतलब हो गया मसासी, हरियाणा का मैं देखा भाई मसासी वो काम बने, प्लीज टैंग ना अड़ावा है। ठीक है, यानी मसानी का मतलब मसासी, मसासी भाई वो बैराज बनया है। ठीक है, मैं फ्री की रेवड़ी लेके कौन बनाया यो बैराज? मसासी यो बैराज बनाया है, प्लीज आड़ा टैंग ना अड़ाओ। ये तो बिल्कुल सही है, मसानी बैराज तो रेवाड़ी के अंदर ही है। ओके जी। दूसरा था हमारे पास कौशल्या बांध, कहां पर? हमारा पिंजौर के अंदर। ये बताओ कौशल्या बांध क्या पिंजौर जिले के अंदर स्थित है या नहीं? मैं पानी की घूट मार लूं। पानी की घूट मारनी जरूरी है, बोल बोल है ना गला पैट जा है तारा तो कि मैं बिगड़दा को नहीं, तो हम तो सुनो और दांदरे पढ़ो ही आड़ा गोभी खुज्जा है हैं ठीक है भाई। तो कौशल्या बांध भी आपका कहां पर है जी? पिंजौर। पिंजौर कहां पर है जी? पिंजौर हमारा पंचकुला के अंदर देखने में मिलता है। ठीक है, पंचकुला भाई कुल्ला जितना जोर लगा लिया जितना महंगा तो आया जी कदे भी। ठीक है, पिंजौर, पिंजौर हमें कहां पर देखने में मिलता है? पंचकुला के अंदर देखने में मिलता है। अब ये जो हमारा कौशल्या बांध किस नदी के ऊपर है? तो कौशल्या बांध हमारा घग्गर नदी के ऊपर है भाई। किसका है? घग्गर नदी। कैसे याद रखोगे भाई? कौशल्या माता क्या है भाई? कौशल्या जैसे भगवान श्री राम की माँ थी, ठीक है भाई, कौशल्या जैसी माता तो क्या भाई हमें घर घर मिले, इस तरीके से हम लोग इसको बोले, नहीं घग्गर नदी के ऊपर हमको ये देखने को मिलता है। ठीक है भाई, मतलब मेनली घग्गर नदी की कोई एक मतलब मेन घग्गर को नहीं, घग्गर की एक हेल्पिंग रिवर लगा लो, ठीक है, उसके ऊपर हमको ये देखने को मिलता है। खास बात क्या? कौशल्या बांध हमारा मिट्टी से बना बांध है। किससे बना बांध है?
मिट्टी से निर्मित बांध है, तो ये इसकी एक अच्छी सी खास बात है, इसको भी याद रखना, मिट्टी से निर्मित। माँ की ममता कैसी होती है, मिट्टी जैसी होती है, जैसे मिट्टी होती है सॉफ्ट सॉफ्ट, उसी तरीके से माँ की ममता होती है, इस तरीके से भी इसको याद रखना। ओके जी, आगे चलें, चलो जी, यानी कि दोनों के दोनों कथन हमारे सही हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो जी, अगला प्रश्न, लोकतांत्रिक सरकारों के बारे में आपको कथनों पर विचार करना, कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, लोकतंत्र को प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र के रूप में जाना, प्रतिनिधात्मक का मतलब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, मतलब हमको कोई और बंदे रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा, लोकतंत्र सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता, क्या अगर लोकतंत्र, तो इसका मतलब क्या है कि भाई सभी को वोट डालने का अधिकार मिलेगा ही मिलेगा क्या। अगला आता हमारे पास, लोकतंत्र में लोगों को अपने नेताओं को निर्वाचित करने का अधिकार होता है नहीं होता, बिल्कुल, इसी को तो लोकतंत्र बोलते हैं। लोकतंत्र को अल्पतंत्र के रूप में जानता है, अल्पतंत्र का मतलब होता है ओलिगार्ची। ओलिगार्ची का मतलब समझते हो, ओलिगार्ची का मतलब ही ये होता है कि आप लोग है, मतलब कि ये बोल सकते हो भाई आप लोग एक तरीके से है जो राजतंत्र टाइप का सिस्टम होता है ना, ठीक है, उसी को ओलिगार्ची बोलते हैं। अगर आप कभी इंग्लिश के अंदर वोकैबुलरी वगैरह पढ़ो तो उसके अंदर देखना कि ओलिगार्ची का मतलब क्या था, ओलिगार्ची का मतलब होता है राजतंत्र, यानी कि जो एक ही बंदा पूरे उसके ऊपर है राज करने की कोशिश करे। तो क्या डेमोक्रेसी को ओलिगार्ची बोलेंगे, ओलिगार्ची मतलब अल्पतंत्र का मतलब कुछ अल्प कुछ थोड़े लोग हैं यहाँ पर शासन करने लग रहे, ऐसा बोलेंगे लोकतंत्र को, नहीं बोलेंगे। इसने थोड़ा सा कंफ्यूजन करके दे दिया। अगर आप कोई अल्पतंत्र समझ में नहीं आता तो अगर आप ऐसे पर्सन को इंग्लिश के अंदर देख लिया करो, तो हमारा जिस पर्सन को डाउट हो जाए ना, हमें थोड़ा मुश्किल हो ना, इंग्लिश में देख लिया करो। कई बार अगर आपने इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी पढ़ रखी है, ओलिगार्ची का मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर आता है इंग्लिश के अंदर वोकैबुलरी में, ठीक है, तो आप इसको इजीली लपेट दोगे। ठीक है, तो ये पर्सन आपका ये ऑप्शन क्या हो जाए, गलत हो जाए, ओलिगार्ची नहीं होता डेमोक्रेसी में। ठीक है, बाकी तीनों के तीनों हमारे सही हैं। ठीक है, ओके जी। अगला प्रश्न आता है, हरियाणा किस वर्ष पूर्ण राज्य बना जाए। यो प्रश्न भी किसी ने गलत कर दिया ना भाई, भगवान की सू भाई, वो फिर अपने तैयारी करना छोड़ दे दियो। ठीक है, इतना टुच्चा प्रश्न नहीं हो सकता। ठीक है, यो जो है मतलब कि गलत कर दिया तो भाई फिर तो भूल ले जाओ, फिर तो क्या सिस्टम है। तो आज जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम आया था, कौन सा आया था जी, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम आया था। अधिनियम का मतलब होता है रूल, पंजाब को दोबारा इसे गठित करने का जो अधिनियम आया, रूल आया। ठीक है, इसके तहत क्या हमारा 1 नवंबर 1966 को, क्या हमारा 1 नवंबर 1966 को हरियाणा नामक एक अलग राज्य की है स्थापना हुई, यानी कि गठन होया। ओके जी, चीज हमारे समझ में आ गई। अब आपसे पूछा जाता है कि भाई किस आयोग की सिफारिश पर हुआ इसका गठन, तो इसका गठन हुआ था शाह आयोग, जेसी शाह है, एग्जाम के अंदर आया भाई आपका सीईटी ग्रुप सी के अंदर आया था, जो 2022 वाला पेपर था, पहली बार जो सीईटी था उसके अंदर ये प्रश्न आया था कि हरियाणा का गठन किस आयोग की सिफारिश पर, तो जेसी शाह आयोग है उसकी सिफारिश के ऊपर क्या है हरियाणा का गठन हुआ था। लिखेंगे सभी साथी, कौन से आयोग की सिफारिश पर हुआ था, जेसी शाह आयोग, इस आयोग की सिफारिश पर हरियाणा का गठन हुआ था। और एज ए कौन से राज्य के रूप में, 17वें राज्य के रूप में क्या है हरियाणा का गठन हुआ था, 17वें राज्य के रूप में। ओके जी, ये कंसेप्ट भी हमारे समझ में आ गया। 17 का मतलब है सताना, पूरा देश थी सताना खातर का नया राज्य आ गया जिसका नाम है जी हरियाणा राज्य। ठीक है, बक्सा कौन जी क्या है ना, इसी अधिनियम के तहत, रूल के तहत ये रूल बनाया गया कि पंजाब और हरियाणा दोनों की एक कॉमन राजधानी बनाई जाएगी जिसका नाम होगा जी चंडीगढ़। क्या होगा जी, चंडीगढ़ है, पंजाब और हरियाणा दोनों की क्या है एक कॉमन राजधानी होगी। ओके जी, फिर हमारे पहले सीएम साहब कौन बने, तो फर्स्ट सीएम सभी को पता कौन बने थे, भगवत दयाल शर्मा जी, पंडित भगवत दयाल शर्मा जी बने थे। कहां से बिलोंग करते थे बताओ, भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, और जो हमारे पहले राज्यपाल बने थे वो कौन बने थे, फर्स्ट जो हमारे गवर्नर साहब थे, राज्यपाल थे, वो हमारे कौन बने थे, आपके धर्मवीर क्या थे हमारे पहले गवर्नर साहब। इसको कैसे याद रखो, जो धर्म का पालन करेगा उसी को मतलब गवर्नर के पद के ऊपर बिठाएंगे, ऐसे आंडू पांडू को थोड़े ना बिठाएंगे। ओके जी, ठीक है, तो हमारा कब हुआ था, ऑप्शन नंबर डी, मतलब इस लेवल के प्रश्न भी ग्रुप डी का मैं रहे थे भाई। ओके जी, अगला प्रश्न आता है, अगले प्रश्न की तरफ देखो हमारा, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है भाई, इसे ऐसा टुच्चा लगा क्योंकि इसमें जीवन है ना, क्योंकि पृथ्वी का 91% से अधिक पानी है, अधिक प्रतिशत से अधिक पानी से आच्छादित है, क्योंकि इसका रंग नीला है, क्योंकि पृथ्वी का 71% से अधिक पानी से आच्छादित है। भाई प्रश्न तो अच्छा पूछ लिया, थोड़ा मतलब इसने डीप लेवल का पूछ लिया, ये 71% और ये 91% दे दिए ना, ये आड़ा बालक कंफ्यूज हो जाएगा, ये बालक आड़ा नो भी कंफ्यूज हो जाएगा कि हाँ भाई वो इसका रंग कदे नीला हो। अरे तो पृथ्वी का रंग नीला है क्यों, पानी की वजह से ही तो है, और पृथ्वी के ऊपर हमको क्या है 71% से अधिक पानी है वो हमको देखने को मिलता है। ठीक है, 71%, बाकी 29% हिस्सा तो लैंड के रूप में 91 क्या ही हो। ठीक है, 9% लैंड नहीं है भाई। ठीक है,
ठीक है। लैंड आपकी लगभग 29% के लगभग देखने को मिलती है, कदे गलत करे आओ, ठीक है। आओ भाई, और जो हमारा ये पानी है 71% पानी है, इसके अंदर से भी लगभग ये मानो 97% पानी तो सैलाइन वाटर। सैलाइन का मतलब समझते हो, समुद्री पानी यानी नमकीन पानी हो, तो पीण जोगा है नहीं, पीण जोगा तो सारा है 3% है। इसना भी नितिन गडकरी खत्म कर देगा, ठीक है। नितिन गडकरी बनाने लग रहा है ना इथेनॉल, इसमें के बेरा कितने कितने हज़ार लीटर पानी से 2.5 हज़ार लीटर में थोड़ा थोड़ा 1 लीटर इथेनॉल बना है, ये भी खत्म कर देगा इसना। आपके बेटे कंपनी चलाना खाते सारे को भी खोदा है, मानना नहीं इतना। आगे चलाओ भाई, राज्य के 2 सबसे महत्वपूर्ण स्मारक लाट और हुमायूं की मस्जिद किस स्थान के ऊपर स्थित है? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। लाट की मस्जिद, हुमायूं की मस्जिद कहां देखने को मिलती है? ठीक है, हरियाणा जिले का प्रश्न है, बताओ भाई फटाफट सी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पानी की घूट मार लूं मैं थोड़ी सी। क्लास देख लूं मैं कितने के मिनट की होगी। क्लास होगी भाई लगभग 50 मिनट की। और प्रश्न कितने हुए हैं? प्रश्न हुए 18, प्रश्न है 35 है, तो मन लगा जो 1.5 घंटा ही क्लास चली जाएगी। इस डालता तो जो जिस गति भी चल रहा, मानो कौन मान देता हम इस बात ना, मानना हाँ जी, मानो तो गए यार, मैं मनवान ला ही रहा बात, इतनी तो कोई लंबी चौड़ी कहानी है को नहीं, मानो तो गए भैया, मानोगे तो हम सारी बात मानोगे। मान्या करो भाई, मान्या करो भाई, मान्या करो भाई, मान्या करो। एक बालक नो कह जी ये कब तक पूरी करवा दोगे? हरियाणा जी के भाई बैच का मैं तो शुरू करवाए रखे भाई, बैच का मैं तो लगभग आपने समझो 3 दिन हो गए, 3 क्लासें लग चुकी हैं, ठीक है। आप देखो आपको कहाँ से पढ़ना, आप जहाँ से पढ़ना चाहो हरियाणा जी की कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, आप जहाँ से पढ़ना चाहो वहाँ से पढ़ लो भाई, ठीक है। मेरा तो पर्सनल मानना यही है, मैं तो कदे नू कहता है भाई आप हरियाणा जी के मेरा पास्ता पढ़ो या किसी और का पास्ता पढ़ो, जहाँ से आप पढ़ना चाहो पढ़ो, ठीक है। आपको मतलब अच्छा कंटेंट मिलना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं, देखो मैं मेरा पर्सनल बताऊँ, मन्ना भाई बुकांदाई पढ़ी है, ठीक है, अलग अलग बुकें हैं, वहीं से सारा कंटेंट डाटा मिल गया, ठीक है। इतनी मुश्किल भी नहीं भाई हरियाणा जी कि आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हो, PYQ पढ़ लो, ठीक है। मेन हरियाणा जी के अंदर आप ये अगर 25% आओगे ना, तो 17 से 18% तो वो आऊँगा पिछले साल के रिपीटेड नया कंटेंट आपको मिलेगा, मेनली करंट अफेयर के अंदर, ठीक। करंट अफेयर मेन है। ये एक आपने मेरा हरियाणा का मैं क्या, हरियाणा का मैं बालक है उल्टे बूंद, मानना कौन किसी के उड़ी, मैं कोई चीज़ बताई भी दी उन्होंने मानना कौन की जुकर जिसना चलना उन्होंने चलिया करा है, वो मान्या कौन करा है, वो आखिरी में ठोकर खागी ऑटोमेटिक मान जाएगा। इस हरियाणा जिक्के का 14 पोरी का लठ लगाई रखेंगे, हरियाणा जिक्के सुबह शाम हरियाणा जिक्के हरियाणा, और भी सब्जेक्ट लग दर 75 नंबर का सेक्शन है, और बचोड़ा सिलेक्शन उससे का अगर जिसको 75 नंबर का सेक्शन आवा है जिसना हरियाणा जी के, तो इसी से बालक भी है। मैं सच्ची बताऊं था ना, तो हमसे बालक मिल लियो, क्योंकि वो बालक थोड़े से नो को ना भाई यूट्यूब का ऊपर गांधे फिर है, मैं तारती उनका अगर मेरा अपना इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर पॉडकास्ट टाइप वीडियो टाइप इंटरव्यू टाइप गेड़ दूँ, ठीक है। तो हम उनकी सुनियो तो हम बात है, वो भाई से पेपर था सिर्फ है 20 दिन पहले हरियाणा जी के पढ़ी थी, ठीक है। 20 दिन पहला रोज के 3-3 4-4 चैप्टर लपेट दिया कर दे, ठीक है। तो भी उनका 16-16 17-17 नंबर आ रहे हैं, ठीक। इतना भड़क ना लिया करो हरियाणा जिक्के की, मेन फोकस करा करो जो तारा 75 नंबर का जो पोर्शन है ना, जिसके अंदर इंग्लिश हिंदी मैथ रीजनिंग इंडिया जिक्के, ठीक है, साइंस वगैरह ये इंक्लूड है, ये हमारा मजबूत होना चाहिए, इसके अंदर हमारा नंबर नहीं कटना चाहिए, ठीक है। हरियाणा जिक्के का मैं तो चेता, मान लो मैं पढ़ाऊँ भी हो ना भाई यार, अगर मैं भी पेपर का बैठूँ मेरा भी 17-18 आऊँगे, कोई हो तो हम किसी मास्टर ना बिठा दो, क्योंकि 3-4% ऐसे आने हैं जो किसी ने पढ़ोड़े को न पावे ना हमारे पढ़ाए उड़े पावा, वो हर साल का खेल है। चेत हम ये सीईटी तो हमने जिसने देखा ग्रुप सी उस पर भी पूछ लियो, चे ग्रुप सी वाला पेपर का हम देख लो यार, ठीक है। तो 2 सबसे महत्वपूर्ण स्मारक कौन से हमारे, एक लाट की मस्जिद, एक हुमायूं की मस्जिद। ये हमें कहाँ पर देखने मिलती है? हमें फतेहाबाद के अंदर देखने मिलते हैं। फतेहाबाद शहर की स्थापना किसके नाम पर हुई थी? फतेह खान नाम का एक वो है अगरदा राजकुमार। फतेह खान का बाबू कौन था जी? फिरोज शाह तुगलक था। तो फिरोज शाह तुगलक था ना, तो ये जो फिरोज शाह तुगलक था जिसने फतेहाबाद की स्थापना करी, तो इस फिरोज शाह तुगलक ने जो इसका बेटा है तुगलक वंश का शासक था, यो तुगलक, इसका बेटा था फतेह खान, ठीक है। तो इसने इसका जो बेटा था फतेह खान, इसके नाम पर एक शहर बसाया जिसका नाम इसने रखा फतेहाबाद। और इसी फतेहाबाद शहर के अंदर क्या है, इसने क्या है, एक मतलब कि जो उस टाइम अशोक और होया करते ना, अशोक और का टाइम की एक लाट है वो इसने यहाँ पर रख दी भाई, ठीक है। इसने क्या मतलब इसकी जो स्थापना इसने करी थी लगभग 1351 के अंदर करी थी। कब करी थी? 1351 के अंदर क्या इसने इस लाट की, ये जो लाट है, इस लाट की इसने स्थापना करने का काम करा था, और वहीं पर फिर
क्या हमको लाट की मस्जिद देखने को मिलती है। ओके जी, हुमायूं मस्जिद है, उसका निर्माण है जो आपका हुमायूं है, ठीक है, जो मुगल सम्राट हुआ करता हुमायूं, ठीक है, वो 1530-40 की ईस्वी के दौरान क्या है, मतलब उसी के द्वारा इस मस्जिद का निर्माण करा था। एक कुछ सिस्टम था, हुमायूं है जो अकबर का बाबू होया करता, उसकी शेरशाह सूरी ना रह दिया था और वो उल्टा जान लग रहा था, लुकदा फिरया करदा, तो इसने कुछ समय के लिए वहां पर जो फतेहबाद है, फतेहबाद के अंदर इसने कुछ समय के लिए नमाज पढ़ी थी, तो इसीलिए फिर यहाँ वहां पर क्या है, इसके नाम से मतलब मस्जिद बनाई गई, ठीक है, मतलब यात्रा के दौरान ये उधर रुका था, तो इसीलिए वहां पर क्या है, हुमायूं की मस्जिद हमको देखने मिलती, दोनों की दोनों में फतेहबाद के अंदर देखने मिलती, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। ओके जी, फिर आता हमारे पास अगला प्रश्न, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत में किस वर्ष वापिस आए थे? गांधी जी ना भी खूब कांड करे भाई, बोते गणे करे, मजाक की बात नहीं। गांधी जी चले गया दक्षिण अफ्रीका, नो बेला उड़ा वकालत करूँगा, पढ़ाई लिखाई करूँगा और के बेरा के करूँगा भाई, नूनू बोल के चले गया घर क्या ना, ठीक है, और 1915 के नाम है 1915 में तो वापस लौट गया था, मतलब पहला गया था दक्षिण अफ्रीका का मैं, ठीक है, और वहाँ पर क्या उन्होंने बहुत सारे 2-3 आंदोलनों को कंडक्ट करने का काम करा, उनके जीवन का पहला आंदोलन था दक्षिण अफ्रीका के अंदर। तो जब उन्होंने उन आंदोलनों को ऑपरेट कराया तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के अंदर फेमस हो गए, यार तो बहुत तगड़ा मानस यार, सत्याग्रह कर दिया, अहिंसा के सिद्धांत पे चलूंगा वगैरह वगैरह, ये सिस्टम अपना दिए, तो भाई सारा सुधा काबू में आ गया। उसके बाद क्या है, फिर भारत के अंदर ये आए, कब आए? 1915 के अंदर में। एग्जैक्ट डेट अगर आप लोगों से पूछ ले तो 19 के अंदर क्या हमारे पास 9 है, ठीक है, तो यानी 9 जनवरी 1915 को जड्डा में उल्टाया, कोट पैर गई, नो बोला आवाबाजी दिखाएंगे भाई उधर, ठीक है, नीचा धोती ऊपर कोट, समुद्री जहाज में बैठ किया, तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापिस आए। फिर भारत के अंदर जो भी चंपारण सत्याग्रह हो गया, बिहार के अंदर खेड़ा जिले के किसानों के आंदोलन थे वगैरह वगैरह, ठीक है, नील की खेती का विद्रोह था, तो इन सब आंदोलनों को इन्होंने लीडरशिप देने का है काम कराया। ओके जी, इनका जो सबसे पहला भारत के अंदर सफल आंदोलन था वो यही था, 1917 के अंदर है, बिहार के चंपारण के अंदर जो हमारा नील की खेती थी, ठीक है, नील की जो खेती थी, इसके खिलाफ अंग्रेजों के लिए जो आंदोलन करने का काम कराया था, ठीक है, यही इनका सबसे पहला आंदोलन हुआ करता। ओके जी, ये कंसेप्ट भी हमारे समझ में आ गया। आपसे बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता कि महात्मा गांधी का जो राजनीतिक गुरु था, ठीक है, जो इनकी राजनीति का मेनली गुरु था वो कौन था? तो महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ये कहा करते जो भी भगवान कृष्ण है ना, ठीक है, जिसका नाम का मैं भगवान कृष्ण के सारे नाम आ जाएंगे, उससे तो मैं अपना राजनीतिक गुरु मानूंगा, यानी गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, क्या नाम आएगा आपके पास? गोपाल कृष्ण गोखले, ये क्या थे? ये इनके राजनीतिक गुरु होया करते। ओके जी, ये कंसेप्ट भी हमारे समझ में आ गया, दिमाग में घुसाया नहीं घुसा जी, बिल्कुल घुस गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा था महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? आपका गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह सबसे पहला था, इसको भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फोन बात जब भाई किसका किया गया? कुछ नहीं आया, चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या हमारे पास, भारत के राजनीतिक भविष्य को निर्धारित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1927 में एक आयोग को भेजा था, जिसका नेतृत्व कौन कराया करता? 1927 में सबको पता है कौन सा आयोग आया था 1927 के अंदर, आपका साइमन कमीशन, याद करो। और साइमन कमीशन की लीडरशिप किसके द्वारा करी गई थी? यो डैश डैश साइमन के द्वारा करी गई थी जी, बिल्कुल सही बात है। साइमन कमीशन था क्या? साइमन कमीशन 7 लोगों का ग्रुप होया करता, ठीक है। साइमन कमीशन अंग्रेज नो बोले कि भारत के अंदर है ना, भारत को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए कानून की जरूरत है, और वो कानून कैसे बनेगा उसके लिए हम कुछ लोगों की कमेटी वो भारत के अंदर भेजेंगे। वो कमेटी भारत के लोग हैं, कानून है, उनका इंस्पेक्शन करेंगी और उसके बाद ही एक कानून बनेगा, ठीक है। और वो कमेटी जो इन्होंने बनाई 7 लोगों की कमेटी थी, और वो जो 7 लोगों की कमेटी थी ना, उसके अंदर एक भी भारतीय व्यक्ति नहीं था, 7 के 7 आपके अंग्रेज थे, ठीक है। और जो सर जॉन साइमन था, क्या था? सर जो जॉन साइमन था वो क्या था? वो इस कमेटी का लीडर होया करता, ठीक है, इस समिति का क्या था? लीडर होया करता। और इसी की लीडरशिप देखो, सारा 7 होगा, 7 लोग थे, साइमन था, ठीक है, और इसी को मैंने साइमन कमीशन नाम दिया, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या भारत के अंदर उतरे, और जैसे ये मुंबई के अंदर उतरे समुद्री जहाज से, वहां पर नारे लगाने लगे लोग, साइमन कमीशन वापस जाओ वापस जाओ, काले झंडे दिखाई दिए। लाला लाजपत राय बेचारा झंडा लगाई, ऐलान लग रहा था, ठीक है। उसे टाइम क्या था, अंग्रेजों ने लाठी चार्ज कर दी, लाठी लगी लाला जी के माथे पे, लाला जी की वहीं पर होगी डेथ, ठीक है। उस डेथ का बदला लेने के लिए ही स्पेशल भगत सिंह और थे, और जो आपने देखा होगा उन सब ने क्या सैंडर्स की हत्या करी थी, याद करो, ठीक है। ये पूरी कहानी है, कंसेप्ट तुम्हें जब इंडिया जीके पढ़ोगे मेरे से बैच के अंदर, तो उसके अंदर तुम्हें अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। आगे चलते हैं।
आगे आता है हमारे पास रॉबर्ट क्लाइव का, तो तुमको पता ही है रॉबर्ट क्लाइव का क्या कुछ रोल था, याद है नहीं है? रॉबर्ट क्लाइव क्या था? रॉबर्ट क्लाइव 1757 के अंदर, याद करो क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था जी, बिल्कुल। और इसी युद्ध की बदौलत क्या है, सबसे पहले अंग्रेजों ने क्या है भारत के अंदर शासन करने का काम किया था। प्लासी का युद्ध, इसी की वजह से क्या है हमारे यहाँ पर इनकी नींव पड़ी थी 1757 के अंदर जो प्लासी का युद्ध था। इसके बाद 57 के अंदर सताना, इन्होंने भारतीयों को बहुत ज्यादा सताया। उस टाइम बंगाल का नवाब होया करता कौन? सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला था, ठीक है। और इसके वर्सेस में कौन थे? इसके वर्सेस में था रॉबर्ट क्लाइव, यानी कि अंग्रेज था, अंग्रेजा का लीडर होया करता रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या करा, सिराजुद्दौला का एक सेनापति होया करता, सेनापति का क्या नाम था? इसका नाम था जी मीर जाफर, ठीक है। इसने क्या था, इस मीर जाफर को मतलब लालच देने मिला, तू इसकी मरवा दे सिराजुद्दौला लग, तेरे लग गद्दी दे देवांगे, ठीक है। मीर जाफर क्या था, युद्ध का टाइम पर रॉबर्ट क्लाइव के जाके मिल गया, सिराजुद्दौला बेचारा खड़ा रह गया, ठीक है। अंग्रेजा ने इसकी गोभी खोद दी, नाड़ काट दी और मीर जाफर को गद्दी के ऊपर बिठा दिया और सारा कंट्रोल खुद का हाथ में ले लिया। यो सारी की सारी कहानी हुई थी। ओके जी, आगे चलते हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के बारे में आपको अलग अलग कथन दिए गए, इन कथनों के बारे में बताओ। जीएसडीपी सकल घरेलू की उत्पाद होता क्या है? इसका मतलब होता है कि आपके राज्य के अंदर है जो कमाई है, यानी जो तारा राज्य का ब्योत है उसको दिखाता है जीएसडीपी। आपको ऑप्शन दिए गए हैं। हरियाणा का जीएसडीपी कर्नाटक के जीएसडीपी से अधिक है। कर्नाटक का में क्या है? कर्नाटक में बेंगलुरु है, बेंगलुरु का में गूगल की, यूट्यूब की, इनकी बड़ी बड़ी कंपनी बैठी है। तारा हरियाणा में है कि गूगल और इनकी कंपनी कौन है जी? तो ये कट गया, ठीक है। हरियाणा कैसे फालतू जा, कर्नाटक का एड बड़ा, हरियाणा अंडा मैन है, कौन हो सकता जी? महाराष्ट्र का जीएसडीपी हरियाणा के जीएसडीपी से अधिक है, ये कथन बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र फिल्म सिटी है तो वहां का जीएसडीपी तो सीधी सी बात हमारा तो फालतू होगा, तो ओनली आपका बी है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज हमारे समझ में आएगी। उसके बाद आता हमारे पास, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आता है, अगले प्रश्न के ऊपर आओ। किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां पर हमें सबसे अधिक देशों की संख्या देखने में मिलती है? जैसे आपने देखा एशिया महाद्वीप हो गया, अफ्रीका महाद्वीप हो गया, ठीक है, आपका और भी अमेरिका महाद्वीप है, ठीक है, अलग अलग आपको महाद्वीप देखने में मिलता है। तो कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां पर हमें है मतलब कि जो देश हैं, कंट्रीज हैं, उनकी संख्या में सबसे अधिक देखने में मिलती है? तो आप सभी को पता अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर बहुत सारे हमें जो मतलब देश है वो हमको देखने मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, अगला प्रश्न के ऊपर आओ। अगला प्रश्न है, किस लकड़ी से सबसे बढ़िया बल्ले बनाए जाते? क्रिकेट के बल्ले सबको पता है, विल्लो के पेड़ से, विल्लो की जो लकड़ी होती है इसी से क्रिकेट के जो बल्ले हैं बैट वो बनाया कर, सब ना मेरा सब हर एक साथी को, ठीक है जी। अगले प्रश्न के ऊपर आओ। खबर लहरिया समाचार पत्र जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में 8 दलित महिलाओं द्वारा चलाया जाता है, किस स्थानीय भाषा में प्रकाशित होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा, ठीक है। आपको इंडिया जी के भी थोड़ी सी डीप पढ़नी पड़ेगी, जिद्दे बात बने एक आधे तो डी ग्रुप का पेपर पढ़ना, हमने कोई सा बड़ा पेपर पढ़ना है, ठीक है, हमने इतना डीप ना पढ़ाया करो। अरे भाई थोड़ा डीप पढ़ोगे ना तो इसी से प्रश्न आओगे, जमा टुच्चे प्रश्न मैं सुमारो पेपर का बैठ दिए बिलो दोगे। ये किस भाषा के अंदर? आपके बुंदेली भाषा के अंदर। आपका ऑप्शन नंबर हमारा सी है, करेक्ट हो जाएगा। ये आपका खबर लहरिया समाचार पत्र, ये आपका 8 महिलाओं के द्वारा चलाया जाता है। आगे चलो भाई, अब आता है हरियाणा जिक्के का। हरियाणा में कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है? मेरे हिसाब से हर एक साथी को पता होगा, विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। कितनी सीटें हमको देखने को मिलती हैं? वर्तमान में जी हमारे पास 90 सीटें देखने को मिलती हैं। आरक्षित सीटें यानी रिजर्व्ड सीटें वो हमें कितनी देखने को मिलती है? आरक्षण से क्या कुछ लोग परेशान होते हैं, यानी अपने आप को सतायापन महसूस करते, तो 17 से हो गया 17, इस तरीके से, यानी जिन लोगों को सताया गया उनको क्या हमने रिजर्वेशन दे दिया, यानी 17। तो 17 हमको क्या है आरक्षित सीटें देखने को मिलती है। अगर आपको बोल दे कि लोकसभा की टोटल कितनी सीटें हरियाणा के अंदर देखने को मिलती है, तो हरियाणा के अंदर हमें लोकसभा की टोटल कितनी जी? हमें 10 सीटें देखने को मिलती हैं। और लोकसभा की आरक्षित सीट कितनी है जी? तो आरक्षित सीट जो हमें लोकसभा की वो हमको 2 देखने को मिलती है। राज्यसभा की टोटल कितनी सीटें जी हरियाणा के अंदर? तो राज्यसभा की हमें टोटल 5 सीटें हरियाणा के अंदर देखने को मिलती है जी, 5 कांच पूरे 5, ठीक है। ओके जी, अब अगर हम लोग बात करें कि जिस टाइम हरियाणा का गठन होया जी, हरियाणा का गठन भी हुआ था, कब हुआ था जी? 1966 के अंदर हुआ था। तो उस टाइम हरियाणा के अंदर है जो आपकी विधानसभा की सीटें थी वो कितनी थी? इस तरीके का प्रश्न भी पूछ सके, इसमें तो कोई 2 या 3 राय नहीं है भाई। पूछ ले भाई, अगला घूमदा फिरदा अगला दिमाग में आ जाए उस टाइम कितनी सीटें थी, तो ये तो तुमको पता होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है जी। तो जिस टाइम हरियाणा का निर्माण हुआ साल 1966 के अंदर, तो उस टाइम हमें हरियाणा के अंदर 54 सीटें देखने को मिलती थी। कितनी? 54 सीटें। फिर इसी से अगले साल यानी 1967 के अंदर है हमने इन सीटों की संख्या को बढ़ा दिया। 54 से हमने कितनी बढ़ा दी है? ये कर दी हमने 81, यानी हमारे अंदर एक आस जाएगी, 81 सीट होगी जी, ठीक है। फिर इसके 10 साल बाद फिर हमारा
चढ़ू सी उठ की ना भाई और बढ़ावाएंगे। तो इसके 10 साल बाद 1977 के अंदर फिर हमने इन सीटों को कर दिया 90, यानी 1977 के बाद हमने इन सीटों के अंदर कोई चेंज नहीं किया। आपसे पूछ रहे लोकसभा की जो 2 आरक्षित सीटें, जो 2 रिजर्व्ड सीटें हैं, यानी जहां से सिर्फ रिजर्व कैटेगरी का मेंबर ही खड़ा हो सकता है, वो कौन कौन सी है जी? वो है जी हमारी अंबाला और सिरसा। कौन सी है जी? अंबाला और सिरसा। कैसे याद रखो भाई, सिर के ऊपर है तो बाल लग गया कर हैं, ठीक है, सिरसा से आ गया सिर के ऊपर ही बाल होते हैं, यानी सिरसा और अंबाला क्या हमारी 2 रिजर्व्ड सीटें लोकसभा की। क्लियर हुआ है? नहीं हुआ कंसेप्ट एक बार के लिए बताओ, फिर आगे चलते। चलो अगला आता है, निम्नलिखित में से कौन संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्यों में से हरियाणा काडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के? ये नहीं आया, ये आपका वो आ गया, अलग आ गया, करंट का प्रश्न आ गया, इसको हटाओ। अब आओ, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा की नहर नेटवर्क प्रणाली में नहीं है? भाई कौन सी आपको 4 टाइप की नहर दे रखी है, भाई इनका नेटवर्क हरियाणा का मैं नहीं देखने को मिलता। यमुना नदी का नेटवर्क देखने ना मिला है जी? बिल्कुल मिला है। यमुना नदी तो हमारी हरियाणा यूपी की बाउंड्री बना हुआ है, बिल्कुल सही है। क्या सिंधु नदी की प्रणाली भारत के और हरियाणा के अंदर देखने को मिलती? सिंधु नदी की ना जी, सिंधु नदी का तो हरियाणा में कोई काम में नहीं है। अगला, भाखड़ा नदी प्रणाली, बिल्कुल सही बात है जी। भाखड़ा नदी का पानी तो हमारे कुरुक्षेत्र साइड का एरिया हो गया, सिरसा साइड का एरिया हो गया, इस एरिया का भाखड़ा नदी का पानी लग गया, इसका मतलब कोई 2-3 राय नहीं है जी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। फतेहाबाद साइड का एरिया हो गया, सिरसा हो गया, हिसार हो गया, आठ सारा भाखड़ा का पानी लग गया, बिल्कुल सही है जी। लिफ्ट प्रणाली हमें कहां पर देखने को मिलती है? हमें भिवानी साइड के एरिया के अंदर, भिवानी हो गया, रेवाड़ी साइड का एरिया हो गया, भिवानी के अंदर आपकी जुई नहर परियोजना सुना होगा, जवाहरलाल नेहरू परियोजना सुनी होगी, ये सारी की सारी किस पर? ये सारी की सारी हमारी लिफ्ट प्रणाली के ऊपर, मतलब कि यहां पर भी हमने पानी लिफ्ट करके पहुंचाया था, बंसीलाल ने पहुंचाया था सारा सौदा। बंसीलाल ना होता तो आज भी भिवानी के लोग हैं तिसाए मरदे, भगवान का मजाक की बात नहीं, बंसीलाल ने बहुत विकास कराया भाई हरियाणा का, ठीक है, सम्मान से बोला करो बंसीलाल जी, ठीक है, ओके जी। तो यानी कि हमें सिंधु प्रणाली है, ये हरियाणा के अंदर देखने को नहीं मिलती, ओके जी। आगे चलो, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला पंजाब और राजस्थान के साथ बाउंड्री बनाता है? पंजाब और राजस्थान दोनों के साथ। मैंने हरियाणा का पूरा आपको मैप करवाया था, देखो ये आपका ऊपर का एरिया है, पंजाब का एरिया, ठीक है, हरियाणा के अंदर अगर आप ये देखा, और ये आपका इधर का जैसे ऐसे बना हो गया हमारा हरियाणा, ये हमारा राजस्थान का एरिया है। तो पंजाब और राजस्थान दोनों आगे बाउंड्री बनाओ, सिरसा आड़ है सिरसा, ठीक है, ये सिरसा इन दोनों आगे बाउंड्री बनाओ, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा जी सिरसा। ओके, जिसने हरियाणा का मैप पढ़ रखा है बढ़िया डालमन, आपको बिल्कुल थ्योरेटिकल टाइप से पूरा बैच करा था 72 क्लास में, वो इजीली बता देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहां पर एक नया प्रश्न आता है जी, फतेहाबाद। फतेहाबाद आपका, फतेहाबाद ओनली पंजाब के साथ बाउंड्री बनाता है, आपका राजस्थान के साथ नहीं बनाता। जींद है, जींद हरियाणा का ऐसा राज्य है जो कि 7 जिलों के साथ बाउंड्री बनाता है, 7 जिलों से, ओके जी, ठीक है। लेकिन जब तो 80 नया जिला बन गया, अब तो 8 जिले होने चाहिए थे जी, नहीं, 80 नया जिला बनने के बाद है जींद ने रोहतक के साथ बाउंड्री बनाना बंद कर दिया। इस फैक्ट को बहुत अच्छे से याद रखना, करंट का प्रश्न है वो। 80 नया जिला बनने के बाद जींद ने क्या है, रोहतक के साथ बाउंड्री बनाना बंद कर दिया। हिसार के साथ जींद अभी भी बाउंड्री बनाता है, उचाना साइड जाओगे ना तो हिसार का जो बरवाड़ा वाला एरिया है, उचाना के लिए बाउंड्री टच मारा है, ठीक, छोटा उचाना का याद करियो, लितानी का वाला एरिया है, ठीक है, तो वो आपका क्या है, आपका जींद के साथ अभी भी टच मारता है, तो हिसार अभी भी टच होता है जींद के साथ। भिवानी भी 80 बनने के बाद अब रोहतक का टच होने वाला सिस्टम है, वो थोड़ा कम हो गया, और जींद को क्या है, हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ओके जी। कैथल जिला हो गया, कैथल भी हमारा क्या पंजाब के साथ बाउंड्री बनाने का काम करता है, ओके जी। अगला प्रश्न है, अगला हरियाणा का राज्य पशु कौन सा? ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया, हरियाणा का राज्य पशु। अब इसके अंदर जो मेन एग्जामिनर जो पूछता है ना, वो कई बार नु पूछ ले हुआ है कि भाई जैसे जो राज्य पशु है, राज्य पशु का थोड़ा साइंटिफिक नाम पूछ लेगा, ठीक है। इसी काला हिरण को, आप सभी को पता काला हिरण है, ठीक है, इसको ब्लैक बक भी बोल देते, कई बार एग्जामिनर हिंदी का में भी ब्लैक बक लिख के दे देगा, बालक हो जाए कंफ्यूज, वो तरीके ब्लैक बक यो करता आ गया। और इसी ब्लैक बक को एंटीलोप सर्विकापरा ये भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? एंटीलोप सर्विकापरा, एंटीलोप सर्विकापरा, ठीक है, इस नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो ये इसका साइंटिफिक नाम, इसको कहते हैं एंटी, ठीक है भैया, ये आपका सरकारी बन गया, सरकारी आदमी के तो सारे जने एंटी हुए हैं, विरोधी हो, तो एंटीलोप सर्विकापरा क्या काला हिरण का नाम है, ओके जी। अगर हम लोग बात करें हमारा जो राष्ट्रीय जो पुष्प है वो कौन सा है, तो हमारा राष्ट्रीय पुष्प कौन सा हो जाए जी? कमल है, कमल हमारा क्या है? राष्ट्रीय पुष्प है, यानी कि फूल है, ओके जी। ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, कौन सा हो गया? कमल हो गया जी। इसके अलावा अगर आप लोगों से पूछ ले हमारा पक्षी कौन सा है हरियाणा
हरियाणा का, सॉरी राष्ट्रीय नहीं, सॉरी ये राजकीय होगा, ठीक है, राजकीय लिखेंगे, राजकीय मतलब राज्य का, राष्ट्रीय तो सरकारी होगा, सरकारी भी कमल है, ठीक है, राष्ट्रीय भी कमल है, फिर भी गलत को नहीं होया, ठीक है। अगर हमारे हमसे राज्य पक्षी पूछ ले हुआ है, राज्य का हरियाणा का सरकारी पक्षी कौन सा है, तो जी काला तितर, जिसको ब्लैक फ्रैंकोलिन बोलते हैं, ठीक है। पक्षी के बारे में पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा जी, काला तितर हो जाएगा, और इसी काले तितर को हम लोग क्या बोलते हैं जी, ब्लैक फ्रैंकोलिन बोलते हैं। ओके जी, ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया, ब्लैक फ्रैंकोलिन, ठीक है। फ्रैंकोलिन की स्पेलिंग को नहीं जाती हिंदी मत पेड़ू हूँ, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ब्लैक फ्रैंकोलिन बोलेंगे। राज्य वृक्ष पूछ ले होगा तो वृक्ष कौन सा हो जाएगा, हमारा सरकारी पेड़ है वो कौन सा, जब तू पिपल का पेड़ से मैं केले की फली, ठीक है, तो पिपल का पेड़ क्या हमारा सरकारी हो जाएगा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फाइकस रिलीजियोस, क्या बोलेंगे, फाइकस रिलीजियोस। रिलीजियोस का मतलब होगा जो रिलीजियस है, रिलीजियस का मतलब धार्मिक जो पेड़ है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फाइकस, फाइकस रिलीजियोस, ठीक है, ये इसका नाम है, साइंटिफिक नाम है। ओके जी, ये कंसेप्ट भी क्लियर हो क्या, किसी साथी को डाउट परेशानी नहीं जी, कोई भी डाउट परेशानी नहीं है। आओ अब आगे चलते हैं जी। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का पारंपरिक पोशाक का हिस्सा नहीं है, ये तो जी गलत डिपार्टमेंट का मैं घुसा दिए, पारंपरिक पोशाक पूछ ली, पोशाक तो जी आजकल तो बदलेगी, आजकल तो छोरी जी जीन्स टॉप पहन रहे हैं, और मारली सेटिंग भी जी जीन्स टॉप पहन रहे हैं, ये दामन चोरनो ये के दे दिया जी अपना, ये तो आउट ऑफ स्टेशन सिस्टम पूछ लिया, कोई बात ना, स्टेशन का मैं ले आवांगे। दामन भाई जो आजकल की छोरी जो स्कर्ट पहरी फिर है ना, या स्कर्ट थी तो हम नीचा टाखने लग पूछा दो तो दामन बन जाएगा, ठीक है, इस स्कर्ट ना तो हम ऊपर गोड्या लग के रखो तो वह स्कर्ट बन जाए, भाई इतना ही फर्क है, तो दामन तो है भाई हरियाणा का हिस्सा। दूसरा चोरनो, चोरनो भाई ये राजस्थान साइड का इलाका का हुआ, अपना इधर का नहीं होता। पगड़ी है, पगड़ी भी हरियाणा की पारंपरिक पोशाक, अपने बुढ़े दादे हैं वो पहरा करें, ठीक है। चुंदर, मेरा चुंदर सीमा देओ नंदी के वीरा, ठीक है, तो चुंदर भी क्या हमारा हरियाणा की पारंपरिक पोशाक, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। ओके जी, अगला प्रश्न आता है हमारे पास, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर, बहुत बार करवा रखा है वीर शिकारगढ़। शिकारी लोग है, शिकार किस चीज का करते हैं, कुलो 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 कुलो, शिकारी लोग शिकार कहां पर करते हैं, पंचकुला के जंगलों में करेंगे, ठीक है, यानी पंचकुला के अंदर हमें कौन सा देखने को मिलता है, वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। एक और था, याद करो, खोल ही रेतान, खोलो जंगल को खोलो भाई, यहां पर तो बहुत ज्यादा रेत पड़ा, खोल ही रेतान वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी हमारा कहां पर देखने को मिलेगा, पंचकुला के अंदर में खोल ही रेतान भी, और हमारा जो वीर शिकारगढ़ ये भी हमें कहां पर, पंचकुला जिले के अंदर देखने को मिलेगा, ये भी बिल्कुल सिंपल सा था। आगे चलते जी, कीर्ति चक्र पुरस्कार विजेता को कितने एक बारगी नगद धनराशि दी जाती है, ये थोड़ा अच्छा प्रश्न है, ठीक है, ये आपको अभी मैं 2-3 आपको बताता हूं। कीर्ति चक्र को कितने पैसे मिलते हैं, महावीर चक्र को कितने मिलते हैं, इनको कॉपी में अच्छे से लिख लेना, एग्जामिनर हर साल पूछता है कीर्ति चक्र ना कितने मिला, महावीर ना कितने मिले, लिखो। तो देखो मैं तुमको एक सूची बना देता हूं। सबसे पहले आता हमारा कीर्ति हो गया ना, कीर्ति से पहले आता हमारे पास शौर्य चक्र। भाई तू एक बार शौर्य दिखा दे, ठीक है, पहले क्या आता आपके पास, शौर्य चक्र, ठीक है, ठीक है, 31 कितना मिलेगा आपको, 31 लाख का प्राइस मिलेगा अगर आप शौर्य दिखाते हो, बल प्रदर्शन दिखा दो, ठीक है, एक बार शौर्य दिखा दे, 31 लाख का। ओके जी, फिर आता कीर्ति चक्र, भाई मैंने तो शौर्य दिखाया था, ठीक है, योग्य दे दिया भाई मेरे लगे, ई का है वे, ई का से बनेगा 51, ठीक है, ई का है बे, मैंने तो शौर्य दिखाया था, ई का देने लग रहे हो, 51 देने लग रहे हैं भाई, तुमने तो मेरे को कीर्ति दे दी, मैं तो शौर्य चक्कर में तुमने कीर्ति दे दी यार, ई का है बे, तो 51 लाख का देखो गुप्त दान कड़ा है, 51 लाख का गुप्त दान, इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। फिर उसके आता है हमारे पास अशोक चक्र, भाई एक बार तो शोक प्रकट कर दे, ठीक है, 1 करोड़ रुपए दे दूंगा, एक बार तो शोक का मतलब दुख प्रकट कर दे, तो 1 करोड़ किसके अंदर मिलते हैं जी, अशोक चक्र। भाई एक बार तो शोक दुख प्रकट कर दे भाई, 1 करोड़ दे दियो, मान ले मेरी बात, एक बार कर दे हल्का सा, ठीक है। उसका आता है हमारे पास वीर चक्र, ना भाई अभी तो वीर चक्कर 1 के 2 करोड़ दे दे, वीर अवानस कदे भी शोक प्रकट नहीं करता, ठीक है, 1 के 2 करोड़ दे दे, यानी 2 करोड़ किसको मिलेंगे, वीर चक्कर को मिलेंगे। इस ट्रिकता याद करोगे, आज जीवन याद रहोगे, कदे को न भूलो, ठीक है। और कोई जो महावीर होगा, महावीर तो नको यार जितने वीरती मिले यार, मैं तो डबल मेरी डबल दे दो, मैं तो भी शोक कौन प्रकट करूं, वीर 2 करोड़ में मानना है, मैं तो 4 करोड़ में भी कौन मान लूं, तो महावीर को कितने मिलेंगे, 4 करोड़ मिल जाएंगे जी। सबसे ऊपर आएगा परमवीर, भाई मैं तो सबका वीरम
परमवीर हूं, मेरे तो और भी फालतू रुपये चाहिए, परमवीर हूं भाई मैं तो परमवीर चक्र को कितने मिल जाएंगे जी? 6 करोड़ मिल जाएंगे। ठीक है, यो सबका बाबू अलग है। ठीक है, 6 करोड़ मिल जाएंगे, यानी दो का गैप वो बढ़ा दे जाइए। ओके जी, याद हुआ नहीं हुआ? सबसे पहले आया हमारे पास कौन सा जी? सबसे पहले आया भाई, एक बार तेरा सौर्य दिखा दे भाई, 31। ठीक है भाई, ई का है बे, मैंने तो सौर्य मांगा, तुमने कीर्ति दे दी, 51 हो गया भाई। ठीक है, फिर भाई इन्होंने बोला एक बार शोक प्रकट कर दे भाई, 1 करोड़ रुपए दूंगा। ठीक है, अशोक के अंदर 1 करोड़। तो बोला भाई वीरवार कदे शोक प्रकट नहीं कर दे, चाहे 2 करोड़ दे दे। वीर चक्कर के अंदर 2 हो गया। ठीक है, बोला मैं महावीर सू, चाहे मेरे इसके 2 गुणे भी दे दे, यानी 2 के 2 गुणे 4 करोड़, मैं तो भी शोक प्रकट को ना करूं। ठीक है, उसका बचा फिर महावीर तो ऊपर बोला मैं परमवीर हूं भाई, 4 के 6 करोड़ दे दे, 2 और जोड़ देते इसमें, तब भी शोक प्रकट को ना करा। ठीक है, परमवीर चक्कर 6 करोड़। याद हुआ नहीं हुआ? आजीवन याद रहे, कभी नहीं भूलोगे। ओके जी, अगला प्रश्न आता है हमारे पास, चिंकारा प्रजनन केंद्र ये हमें कहां पर देखने को मिलता है? चिंकारा प्रजनन केंद्र हमको देखने को मिलता है भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कैरू भिवानी के अंदर क्या देखना है? चिंकारा। इसको कैसे याद रखोगे? भिवानी, तो भिवानी से बड़ा ब्याणी ब्यादी। ठीक है, अगर कोई महिला ब्याह दी जाती है तो वो क्या कहती है? वो कहे माँ मन बचा ले, मैं चीख मारूं, मन कोई नहीं ब्याह करवाना। ठीक है, तो चिंकारा से बन गया भिवानी। ओके जी, आपने फिर एक सुना होगा मोर एवं चिंकारा, दोनों के अंदर फर्क है। ठीक है, मोर एवं चिंकारा ये अलग है। मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र पूछ लीजिए, मेरे को देखने मिलता जाबुआ कहां पर है जी? रेवाड़ी के अंदर। जाबुआ कहां है? रेवाड़ी के अंदर। कैसे याद रखोगे भाई? मोर और चिंकारा प्रजनन बिठाने लायक रहे हैं। ठीक है, कड़े बिठाओगे, झाड़िया में बैठ के तो बिठाओगे। ठीक है, और झाड़ियां कहां पर मिलती? रेवाड़ी के अंदर। ठीक है, तो जाबुआ रेवाड़ी के अंदर हमें कौन सा देखने को मिलता? हमें मोर और चिंकारा प्रजनन के अंदर, दोनों के अंदर डिफरेंस है। अकेला चिंकारा पूछ ले तो भिवानी, मोर चिंकारा पूछ लेगा तो हमारा जाबुआ रेवाड़ी। उसके बाद हमें मोरनी पंचकुला के अंदर कौन सा देखने को मिला? तितर। ठीक है, तितर तो भाई मोरा का आसपास भटक दे रहा है। अगर मोरों की सुंदरता के साथ छोटे मोटे तितर हैं, गोशियां ऊपर भटक दे रहे, भटक देना, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, कुरुक्षेत्र के अंदर हमको कौन सा देखने को मिलता है? पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर हमें मगरमच्छ प्रजनन के अंदर। मगरमच्छ, कुरुक्षेत्र का युद्ध में बड़े बड़े मगरमच्छ थे। ठीक है, वो किसी का काबू नहीं आया था, हम तो कि मैं सौदा है नहीं। मगरमच्छ प्रजनन के अंदर हमें कहां पर? कुरुक्षेत्र के अंदर देखने को मिलता है। फिर पिंजौर पंचकुला के अंदर एक और है, गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र। लिखेंगे सभी साथी, पिंजौर पंचकुला के अंदर ही हमें गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र भी हमको देखने को मिलता है। ठीक, कितना है जो गिद्ध हुआ है वो कहीं अपने नाखूना के पूरा पिन जितना जोर लगा दें, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। ओके, ये चीज भी हमारे समझ में आएगी। ठीक है, ये क्लियर हुआ नहीं हुआ जी? बिल्कुल हो गए। बस 2% हो रह गए, बस फिर क्लास खत्म। अगला आता भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हरियाणा, CET 26 जुलाई 2025 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर भी ये प्रश्न आया था स्टेटमेंट वालों के अंदर कि भारतीय प्रबंधन संस्थान हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर स्थित है। जो हमारा सुनारिया जेल दिखेगी उसका शामी जमा स्थित, बोर्ड भी लिखा पाया, कदे दिल्ली का नहीं जाओ जी, देख लियो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आपका रोहतक जिले के अंदर, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और एनसीआर का जो एरिया हमारा, एनसीआर के एरिया का क्या है? पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, ये भी इसकी खास बात है। ठीक है, इसीलिए तो तुमको बोलने लग रहा है, ये एग्जाम के अंदर आपका आया हुआ है। ओके जी, फैक्ट भी हमारे समझ, और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट वाले प्रश्नों के अंदर आया था। अब एक शायद जींद के अंदर भी बनने लग रहा है IIM, उसके लिए भी शायद जगह मांगी थी। ठीक है, उस जगह की पहचान कीजिए जहां गुरु गोविंद सिंह पहाड़ी राजाओं के साथ युद्ध के बाद 52 दिनों तक रुके थे। ये मैंने आपको डीपली पढ़ाया था, याद करो, सारे के सारे गुरुद्वारे डीपली पढ़ाए थे, स्पेशल बताया था कि हाँ भाई कड़े थे भाई गुरुद्वारा कपाल मोचन। और गुरुद्वारा कपाल मोचन है कड़े गुरुद्वारा कपाल मोचन यमुनानगर का में। ठीक है, यमुना, अरे तमना मैंने बताई भाई, यमुना नदी का मैं ना है कि उसका सारा बैठ के कपाल भाती हो, ये कपाल भाती होगा, कपाल भाती योग करे ट्रिक बताई तो थी। गुरु गोविंद सिंह 52 दिन थी रुके थे, सारी चीज विशेष मतलब बढ़िया डाल बताई थी। गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? 10वें गुरु थे। पहला गुरु कौन था? गुरु नानक देव था। सबने मेरा नाना अपना सब तब पहला आया था, तो गुरु नानक देव सब तब पहला गुरु था। ठीक है, इसी तरीके से याद रखा जाता है। ओके जी, आगे चलो भाई। लास्ट पर्सन हमारी आज की क्लास का, लास्ट तक इसका पाचा एक और है, 1% और इसका पाचा लास्ट। देखो ये देखो, पानीपत का तीसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? सारा ना मेरा, पानीपत का तीसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध लिखो भाई। फर्स्ट युद्ध किसके बीच में हुआ था? देखो लेटे लेटे भी कर दियो यार। 1526 के अंदर आपका पहला युद्ध हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था? आपका बाबर वर्सेस किसके बीच में हुआ था? लोधी के बीच में हुआ था। बाबर वर्सेस लोधी के बीच में, लोधी की आंख में तीर मारा, लोधी हाथी पता लुढ़क गया था, बाबर इसका में विनर आया था। और इसी युद्ध के अंदर पहली बार किसका? तोप खानों का प्रयोग किया गया था। ओके जी, ठीक है। अब ये
1526 चलन है, इससे का मैं आगा आगा चाल दे रहा हूँ, 1526 चलने लग रहा है। इसी सीरीज के अंदर हम लोग अगर आगे चलेंगे तो क्या आएगा, 1556 आएगा। और इस टाइम होता है पानीपत का दूसरा युद्ध। ये किस किस के बीच में होता है, ये अकबर के बीच में और किसके बीच में होता है, एमू के बीच में होता है। एमू का संबंध हरियाणा के किस राज्य से, रेवाड़ी से है जी। ओके जी, इसके अंदर कौन जीता था, इसके अंदर अकबर जीता था जी। ओके जी, चीज भी समझ आ गई। तीसरे की बात करें तो हमारे पास 1761 के अंदर हुआ था जी पानीपत का थर्ड युद्ध। इसके ये किस किसके बीच में हुआ था, ये मराठा वर्सेस किसके बीच में हुआ था, मराठा वर्सेस आपका अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था जी। और इसका में कौन जीता था, अब्दाली जीता था। तीनों का में कौन जीते थे, मुगल जीते थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, आगे आओ। प्रत्येक माह का कौन सा दिन तिथि भोजन बेटी का जन्मदिन स्कूल में अभिनंदन के रूप में, ये योजना से रिलेटेड है। तो प्रत्येक महीने का जो हमारा दूसरा मंगलवार होता है, ऑप्शन नंबर हमारा डी है, करेक्ट हो जाएगा। इस दिन क्या है, ये योजना के रूप में आपका बनाया जाता है। भाई 36% लेके आया था, 36 के 36 35 लेके आया था शायद, 35 के 35% ना, बीच में 1-2% तो छुटवा भी दिए, 40 थे वैसे तो परसेंट, ठीक है। तो भाई सारे के सारे करवा दिए, बीच में का कोई करंट का परसेंट था वो मैंने स्किप मार दिया। तो यो था तारा हरियाणा सीईटी ग्रुप डी, जो आपका 2023 के अंदर हुआ था 21 अक्टूबर की पहली शिफ्ट भाई, ठीक है। विस्तार पूर्वक मैंने आपको इसका सॉल्यूशन करवा दिया था। हमने बेराई पार्टी का किस डाल के प्रश्न पूछे जाने लग रहे हैं, ठीक है। पेपर का लेवल के है और किस तरीके से आप लोग इससे रिलेट कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कंसेप्ट अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा तो मेरे को कमेंट करके बता देना, ताकि मैं कल की क्लास भी ले पाऊं ठीक है, ठीक है। मेरा लक्ष्य ये है कि मैं 4 शिफ्ट का पेपर हुआ था, चारों की चारों शिफ्टें मैं आप लोगों को करवा दूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को पेपर में दिक्कत ना हो, ठीक है भाई। बाकी भाई जिसको अगर हरियाणा सीईटी ग्रुप डी की विस्तार पूर्वक अच्छे से तैयारी करनी, सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो अपना ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना। उधर आप जैसे ही कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो हरियाणा सीईटी ग्रुप डी के नाम से आपको कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। उस कोर्स के ऊपर अभी स्पेशल डिस्काउंट चलने लग रहा है। उसके अंदर अगर आप HR50 कोड लगाओगे तो आपको डिस्काउंट के साथ वो कोर्स मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको डेली सुबह मेंटरशिप टारगेट मिलते हैं, ठीक है। डेली आपको मतलब कि फिर हर संडे को इसके अंदर आपका टेस्ट लिया जाएगा, टेस्ट सीरीज भी इसी के अंदर चलेगी। ये सारी फैसिलिटी आपको बैच के अंदर मिलेगी, साथ में आपको हैंड रिटन नोट्स बकायदा हर सब्जेक्ट के हैं वो दिए जाने लग रहे हैं, ठीक है भाई। तो लाना ले लो, खेंचो फटाफट। मिलते हैं कल फिर सेम टाइम सेम जगह।